अपोजिट डायरेक्शन में। मैं अभी भी फोन पर पूरी तरह फ्रीज खड़ा था। ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ, दूसरी तरफ से डायना ली की आवाज गूंजी। ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत काबिल हो। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत होगी, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मम्मी आपको वाइफ ढूंढने में मदद करने के लिए रेस लगा रही हैं, तो मेरा बेटा खुद ही हाईवे पर गाड़ी चला चुका है। मैं स्पीचलेस था। इसे मान नहीं सकता, वरना डायना ली कल ही यहां उड़कर आ जाएंगी। फिर मेरी इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट फॉलो करेंगी और पता लगा लेंगी कि अभी कौन बोला था। ये कंफर्म करने के बाद कि वो सोफी सलिवन है, वो हम दोनों को सीधा मैरिज रजिस्टर करने के लिए सिटी हॉल ले जाएंगी। मेरी मम्मी वाकई ऐसा कर सकती हैं। बेवजह गैस मत करो। बस अभी बाहर एक लड़की गिर गई थी। हर चीज का ब्लेम मुझ पर मत डालो। डायना ली ने माथा सिकोड़ा। उन्हें लगा कि बात में दम है, लेकिन अभी उन्हें महसूस हुआ था कि वो आवाज ठीक मेरे बगल में थी। क्या वो लड़की उनके बेटे के ऊपर ही गिर गई थी? उसके पास वाकई कोई लड़की तो नहीं है ना? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है कहानियां बनाने की मेरी एबिलिटी बुरी नहीं है। मुझे मिसडायरेक्ट करना जारी रखना होगा। बेशक यहां कोई नहीं है। बोस्टन की कॉस्ट ऑफ लिविंग मशहूर तौर पर महंगी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है। मेरा पीछा कौन करेगा? डायना ली ने इस बारे में सोचा और एग्री किया। भले ही उनका बेटा हैंडसम है, लेकिन आजकल की लड़कियां प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए तुम्हें खुद ध्यान देना होगा। मम्मी को हमेशा याद दिलाने की जरूरत न पड़े। ओके, आंटी लोग आ गई हैं। मम्मी अब माजोंग खेलने की तैयारी कर रही हैं। मैं ईमानदारी से मुस्कुराया। वो आंटियां वाकई मेरी रक्षक हैं। इस न्यू ईयर पर मैं उन सबको एक बड़ा रेड एनवेलप दूंगा। जी मम्मी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, याद रखना। दूर रिवर सिटी में डायना ली अचानक चौंक गईं। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके बेटे का रिएक्शन कुछ अजीब था। हालांकि सारी एक्सप्लेनेशंस रीजनेबल थीं, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सेव कर ली। कार्ड्स खेलने के बाद हम इसे शब्द दर शब्द दोबारा सुनेंगे। ठीक है, हैंगअप कर रही हूं। बेबी, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर मुझे माफी जैसा महसूस हुआ। मैंने तुरंत जल्दी से फोन काट दिया। तभी सोफी सलिवन का एक क्यू मैसेज आया। डियर जेक टॉमसन, अभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ, इसलिए मैं बाथरूम चली गई। खैर, अब मैं कार में बैठी हूं। अपनी कॉल के बाद मुझसे मिलने आओ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हूं। मैंने राहत की सांस ली तो वो अचानक पेट दर्द की वजह से चली गई। पक्का ठंडी आइसक्रीम खाने से हुआ होगा। अगर उसे भूख लगी है तो इस लड़की को खाना खिलाने ले जाना होगा। मैंने अपना माथा रगड़ा। बस कुछ ही कदम चला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ब्रदर जेक, क्या कोइंसिडेंस है? मैं कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ा। टॉमस सलिवन को मुस्कुराते हुए देखा। ओ, ये तो ब्रदर सलिवन है। टॉमस सलिवन जल्दी से पास आए। ये वाकई मेरे फ्यूचर सन इन लॉ के अच्छे भाई हैं। उन्होंने शालीनता से मुझसे हाथ मिलाया, फिर अपने बगल वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए इंट्रोड्यूस कराया। ये रिचर्ड जैंग हैं, न्यू सेंचुरी मॉल के चेयरमैन। मैंने भी शालीनता से हाथ बढ़ाकर रिचर्ड जैंग से हाथ मिलाया। हेलो मिस्टर जैंग। रिचर्ड जैंग नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन टॉमस सलिवन का मेरे प्रति एटीट्यूड देखकर ही उनके लिए गर्मजोशी से मुस्कुराना काफी था। टॉमस सलिवन दिल खोलकर हंसे और मेरे कंधे को थपथपाया। ब्रदर जेक, बस प्राडा में शॉपिंग कर रहे हो? उन्होंने नजर डाली और मेरे हाथ में प्राडा का बैग देखा। मैंने कुछ नहीं छिपाया। हाँ, एक जैकेट खरीदी है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ आई थी। टॉमस सलिवन ने इंस्टिंक्टिवली शॉपिंग मॉल के अंदर नजर दौड़ाई। बैग को देखकर, क्योंकि वो नंबर्स को लेकर काफी सेंसिटिव थे, उनकी नजर रसीद पर मौजूद नंबर सीक्वेंस पर पड़ी। 6-32-0118 देखकर उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। रिचर्ड जैंग भी टॉमस सलिवन की तरह काफी समझदार निकले। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और साफ तौर पर मेल जोल बढ़ाने की इच्छा जताई। ब्रदर जेक, मेरे इस कार्ड की न्यू सेंचुरी में काफी वैल्यू है। इम्प्रेसिव। ये बड़े लोग बिजनेस कार्ड देना काफी पसंद करते हैं। बाद में न्यू सेंचुरी आने पर इससे डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू मिस्टर जैंग। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उनसे विदा ली। आखिर सोफी सलिवन ने अभी कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी थोड़ा फिक्रमंद था। ऊपर से मुझे भी वाकई बहुत भूख लगी थी। लानत है, आज दोपहर की टीम बिल्डिंग में कुछ खाया ही नहीं था। मेरी फिगर को धीरे धीरे दूर जाते देख रिचर्ड जैंग और टॉमस सलिवन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। मैच्योर और स्टेबल। इस नौजवान का फ्यूचर काफी ब्राइट है। मुस्कुराते हुए वे दोनों साथ में प्राडा के अंदर चले गए। टॉमस सलिवन ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। सेल्स गर्ल ने जब रिचर्ड जैंग जैसे सबसे बड़े बॉस को आते देखा तो उसका एटीट्यूड एकदम सीरियस हो गया। इससे पहले जब मैं बाहर रिचर्ड जैंग और टॉमस सलिवन से बात कर रहा था, उसने वो सीन देख लिया था और उसे मेरे स्टोर में होने वाली बात भी याद थी। बस चंद शब्दों ने डिलन क्लाउड को शर्मिंदा होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था।
वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। वाकई सभी हाई लेवल लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पास खड़े टॉमस सलिवन ने सुन ली। उन्होंने पूछा, तुमने क्या कहा? सीधे टोक दिए जाने पर सेल्स गर्ल चौंक गई। उसने हड़बड़ी में एक्सप्लेन किया, वो शख्स जो अभी आपके और चेयरमैन जैंग के साथ बात कर रहे थे, वो वाकई एक्सीलेंट हैं। सेल्स गर्ल ने स्टोर में जो कुछ भी हुआ था वो सब कह सुनाया। टॉमस सलिवन और रिचर्ड जैंग दोनों ने ही अपनी अप्रूवल दी। आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन को रिप्लेस करने के काबिल है। रिचर्ड जैंग ने मजाक में पूछा, ब्रदर जेक ने अभी क्या खरीदा? क्या उन्हें अच्छा डिस्काउंट मिला? सेल्स गर्ल धीरे से मुस्कुराई। एक रेगुलर जैकेट और एक सूट खरीदा। जैकेट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया क्योंकि वो उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। सूट लिमिटेड एडिशन है, उस पर मैं डिस्काउंट नहीं दे सकी। रिचर्ड जैंग सरप्राइज होकर फ्रीज हो गए और पूछा, करीब 6 लाख वाला? सेल्स गर्ल ने सिर हिलाया, वही वाला, चेयरमैन जैंग। टॉमस सलिवन भी हैरान थे। 6 लाख? ब्रदर जेक की फाइनेंशियल हालत वाकई बहुत स्ट्रांग है। वो उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट था। टॉमस सलिवन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, एक गर्लफ्रेंड सीधा 6 लाख खर्च कर सकती है, तो फिर ब्रदर जेक खुद कितने अमीर होंगे? अचानक टॉमस सलिवन ने एक गहरी सांस ली। बोस्टन में अमीर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन खुद शॉपिंग करने जाने वाले लोग कम ही मिलते हैं। ब्रदर जेक जैसा कोई जो सबका ध्यान खींच ले और तुरंत 6 लाख स्वाइप कर सके। उनकी गर्लफ्रेंड पक्का कोई यंग अमीर महिला होगी। वो बहुत खूबसूरत होगी, है ना? टॉमस सलिवन ने टटोला। सेल्स गर्ल हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, इतने सक्सेसफुल लोगों को भी ऐसी गॉसिप पसंद होती है। बढ़िया है। चेयरमैन जैंग बनावटी नहीं है और उनके दोस्त भी वैसे ही हैं। बहुत खूबसूरत है। सारे सुरागों को जोड़ते हुए टॉमस सलिवन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ डिस्कवर करने ही वाले हैं, पर अब भी कुछ मिसिंग है। आप क्या सोच रहे हैं ब्रदर सलिवन? ये सूट आप पर बहुत जचेगा। एक चुन लीजिए, मेरी तरफ से ट्रीट। अचानक रिचर्ड जैंग की आवाज ने टॉमस सलिवन को हकीकत में वापस खींच लिया। वाकई अच्छा है, मुझे ट्राई करने दो, टॉमस सलिवन ने जवाब दिया। इस वक्त एक मासेराती क्वाट्रोपोर्टे धीरे धीरे न्यू सेंचुरी मॉल से बाहर निकल रही थी। कार में मैंने मुड़कर सोफी सलिवन से पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। पहले उसे भूख नहीं थी, बस मॉल में वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं किसी कोने पर उसके डैड न मिल जाएं। लेकिन अब मेरा प्रोफाइल देखकर उसे फिर से भूख लग गई थी। वो पाउट बनाकर बोली, आप जो भी खाना चाहें मैं वही खा लूंगी। मुझे अचानक याद आया कि पिछली बार मैंने उसे बीफ नूडल्स खिलाने के लिए कहा था। वैसे भी मेरा भी वही मन था, तो फिर मेरे घर के नीचे वाली बीफ नूडल शॉप पर चलते हैं। सोफी सलिवन एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकने लगीं। उसने ये ठीक से नहीं सुना कि क्या खाना है, उसे बस ये सुनाई दिया कि मेरे घर चलना है। उसके घर? ही, क्या होगा अगर वो रोमांटिक मूड में आ गए? क्या वो मुझे अपने प्राइवेट रूम में ले जाना चाहते हैं? सिर्फ ये सोचकर ही उसका चेहरा लाल हो गया। सोफी सलिवन मुड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान में डूबते सूरज की लाली छाई थी, जो बिल्कुल उसके गालों की लाली जैसी दिख रही थी। आज तो ऊपर वाला भी प्यार में लग रहा है। गार्डन रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स के बीफ नूडल्स। देखो तुम्हें क्या पसंद है। मैंने सोफी सलिवन को मेन्यू पकड़ाया। उसने नूडल्स की सारी वैरायटी देखी। अचानक कंफ्यूज होकर उसने मेन्यू मुझे वापस दे दिया। मैं वही खाऊंगी जो आप अक्सर खाते हैं। अगर मैं खुद चुनूंगी तो शायद अच्छा ना हो, लेकिन जो आप अक्सर खाते हैं वो पक्का टेस्टी होगा। ये मत कहना कि सबकी पसंद अलग होती है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। मैं मुस्कुराया और आवाज दी, बॉस 2 बाउल ट्रेडिशनल बीफ नूडल्स। बॉस एक मिडिल एज आदमी थे। किचन में आटा गूंथते हुए उन्होंने जानी पहचानी आवाज सुनी और ऊपर देखकर प्यार से मुस्कुराए। ओ, ये तो छोटे जेक हैं। आज अपनी गर्लफ्रेंड को नूडल्स खिलाने लाए हो। ये वाकई बहुत सुंदर है। सोफी सलिवन की आंखें फैल गईं। उसने ऊपर देखा और बॉस की नजरों से नजरें मिलीं। वो अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर शर्माकर अपना सिर झुका लिया। बॉस नूडल्स बनाते हुए बोले, छोटे जेक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी शर्मा रही है। बता सकता हूं कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। तुम वाकई खुशकिस्मत हो। मैं उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ये अभी भी दिल से एक छोटी बच्ची है। शर्माना तो नॉर्मल है। सही बात है, मेरी छोटी सोफी तो छोटी सोफी ही है। सोफी सलिवन ने गुस्से का नाटक किया और मुझे घूरते हुए पाउट बनाया। आप बॉस के काफी क्लोज लग रहे हैं। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा, तुम्हारा हस्बैंड सोशल जीनियस है, लेकिन वाइफी तुम अभी अजीब लग रही हो। बिल्कुल उस बहू की तरह जो ससुराल आई हो और रिश्तेदारों के सवालों पर शर्मा रही हो। सोफी सलिवन ने अपनी ठुड्डी टिकाते हुए पाउट बनाया। जेक टॉमसन, चुप हो जाओ। तुम्हें सब पता है, फिर भी कह रहे हो। उसका एम्बैरेस चेहरा देखकर मेरा मन उसे और भी छेड़ने का किया। ओह, क्या कोई ऐसा नहीं था जिसने सभी एम्प्लॉयज के सामने मुझे जोर से हस्बैंड कहा था? अब तुम्हें शर्म आ रही है।
सोफी सलिवन ने अपनी छोटी पिंक स्कर्ट को पकड़ते हुए पाउट बनाया। अभी भी मेरे बारे में शो ऑफ कर रहे हो? अब मुझे नहीं पता कि बाद में आरडी एम्प्लॉयज का सामना कैसे करूंगी। मुझे अचानक गिल्ट महसूस हुआ। कंधे झुकाते हुए मैंने उसे जल्दी से कंफर्ट किया। अरे फिक्र मत करो, वो सब सोचते हैं कि तुम मेरी कजिन हो। हैरान होकर, कजिन? ठीक उसी वक्त बॉस नूडल्स ले आए। मैंने सोफी सलिवन को चॉपस्टिक्स पकड़ाते हुए संक्षेप में हमारे लिटिल वुल्फ के योगदान के बारे में बताया। मेरी बातों ने सोफी सलिवन को हंसने पर मजबूर कर दिया। ज्यादा मीट खाओ। दोनों बाउल्स लबालब भरे हुए थे और उनमें काफी सारा मीट भी था। मैंने कुछ मीट उठाकर सोफी सलिवन के बाउल में डाल दिया। धीरे से कहा, तुम मोटी हो जाओगी। सोफी सलिवन ने हिचकिचाते हुए कहा, थोड़ा सा मोटा होना ठीक है। हक करते वक्त सॉफ्ट और अच्छा महसूस होगा। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मैंने नूडल्स का वो बड़ा बाउल जल्दी से खत्म कर दिया। मुझे अभी भी लगा कि पेट पूरी तरह नहीं भरा है, जबकि सोफी सलिवन अब और नहीं खा पा रही थी। तुम्हारा पेट नहीं भरा, और खाओ। तुम्हारा बाउल खाली है। क्योंकि उस बड़े बाउल को देखकर उसने बहुत सावधानी से सोचा था। उसे पता था कि वो इसे खत्म नहीं कर पाएगी। खाना बर्बाद करना एक बुरी आदत है, इसलिए उसने जानबूझकर एक खाली बाउल लिया था। उसे डर था कि कहीं मेरा पेट न भरे। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि मैं उसका जूठा खाऊं। मैंने उस आधे भरे बाउल की तरफ देखा और सिर्फ एक कड़वी मुस्कुराहट दे सका। उसने जानबूझकर इसे अलग किया था। मेरी वाइफ होने के बावजूद उसे लगा कि मुझे घिन आएगी। अगली बार अलग करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुस्कुराया और कहा, मेरी छोटी सोफी जैसी खूबसूरती से भला किसे घिन आएगी। सोफी सलिवन शर्मा गई और उसने सिर हिलाया। नूडल शॉप से निकलते वक्त बॉस ने उसे खास तौर पर एक छोटा गिफ्ट दिया, एक छोटा स्टफ टॉय। थोड़े अंधेरे आसमान की तरफ देखते हुए, फिर गार्डन रेसिडेंस के गेट की तरफ देखते हुए, सोफी सलिवन का मन अचानक मेरे घर के अंदर जाने का नहीं रहा। वो बहुत डरी हुई थी। क्या होगा अगर मेरे घर में दाखिल होने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल न रख पाऊं और उसके साथ वो कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अनुचित होगा। अभी तो शुरुआत है। दिन के उजाले का इंतजार करते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, मेरी आवाज उसके कान में गूंजी। सोफी सलिवन कंफ्यूज थी। मेरा घर तो गेट के पास ही है, ड्राइव करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें घर छोड़ने जैसी क्या बात है? मैंने नरमी से कहा, मुझे तुम्हें थोड़ी दूर तक ड्राइव करने दो। असल में मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, डाइजेस्ट करने की जरूरत है। अपनी वाइफ को घर छोड़ते हुए जाना भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है, और सोफी सलिवन भी मेरे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी। उसने खुशी खुशी सिर हिलाया। तो फिर मेरे छोटे बॉयफ्रेंड को थोड़ी तकलीफ होगी। स्वान लेक विला डिस्ट्रिक्ट। मासेराती क्वाट्रोपोर्टे धीरे से रुकी। हम पहुंच गए। मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, वरना बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा तो सिक्योरिटी मुझे पकड़ सकती है। हाई-एंड विला डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं है। उन्हें निवासियों के चेहरे और लाइसेंस प्लेट्स याद रहती हैं। अजनबियों के लिए बाहर निकलते वक्त भी चेकिंग की जरूरत होती है। चोरों का डर रहता है। मुझे भी ये काफी झंझट भरा लगा। ठीक है। फिर सोफी सलिवन और मैं साथ में बाहर निकले। करीब आने पर हमने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। मुझे बस गर्माहट का एहसास हुआ क्योंकि सोफी सलिवन ने मुझे हक कर लिया था। पहली डेट। थैंक यू मेरे छोटे बॉयफ्रेंड, मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसका सिर थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, आज मम्मी ने हमें बीच में टोक दिया, अगली बार हम ठीक से बाहर चलेंगे। सोफी सलिवन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, फिर कहा, थोड़ी देर और हक करो, बस 5 मिनट और फिर तुम्हें जाने दूंगी। ठीक 10 मिनट बाद सोफी सलिवन ने अनिच्छा से मुझे छोड़ा। अच्छा हुआ कि पार्किंग स्पॉट छिपा हुआ था, वरना यहां पार्किंग करने पर दूसरे रेजिडेंट्स या सिक्योरिटी पूछने आ जाते। तो फिर मैं घर जा रही हूं, मैंने सिर हिलाया। सोफी सलिवन शरारत भरा पाउट बनाकर घर की तरफ चलने लगी। मैं मुड़ा और अपने डाइजेशन प्लान पैदल चलने की शुरुआत की, लेकिन पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई। सोफी सलिवन अचानक मेरे सामने अपने पंजों पर खड़ी हो गई और धीरे से मेरे गाल पर किस किया। छोटे बॉयफ्रेंड जल्दी घर जाओ, ये कहकर सोफी सलिवन एक छोटे खरगोश की तरह दौड़कर सीधे कार में चली गई। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। ये लड़की फिर से चोरी छिपे मजे ले रही है। मासेराती धुएं की तरह विला डिस्ट्रिक्ट में गायब हो गई। सोफी सलिवन बहुत एक्साइटेड थी। कार पार्क करने के बाद उसने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुई। ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स हॉल में टीवी देख रहे हैं। अभी उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। अगर थॉमस सलिवन और मेरी ली ने उसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब सोफी सलिवन को नॉर्मल, शांत और सीरियस एक्ट करना होगा। सीधे अपने कमरे में चली जाएगी, फिर पागलों की तरह मुस्कुरा सकती है। ही उसने हल्का सा खांसा। सोफी सलिवन लिविंग रूम से गुजरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उसने परफेक्ट परफॉर्म किया, ठंडा और गंभीर बर्ताव, हमेशा की तरह। लेकिन सोफी सलिवन एक चीज भूल गई थी।
आमतौर पर वो हमेशा ऑफिस अटायर फॉर्मल कपड़े पहनती है। अभी अपनी लाडली बेटी को शर्ट और छोटी स्कर्ट पहने देख सोफे पर बैठे टॉमस सलिवन और मैरी ली वहीं जम गए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में बस एक ही शब्द था, पवित्र। आज सलिवन कितनी कोमल और प्यारी लग रही थी, जैसे मैदान में खिला हुआ लिली का फूल। हालांकि वे अंदाजा लगा सकते थे कि सोफी सलिवन ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, लेकिन टॉमस सलिवन खुद को रोक नहीं पाया और आवाज दी, ये क्या हो रहा है? सोफी सलिवन फ्रीज हो गई और मुड़कर पूछने लगी। उसे अपने कपड़ों की असामान्यता का एहसास नहीं हुआ था। उसका मिजाज तो पहले से ही नेचुरल था, आमतौर पर ठंडा रहता ही है, तो अभी बेरुखी दिखाना आसान था। लेकिन टॉमस सलिवन द्वारा इस तरह पुकारे जाने पर सोफी सलिवन को अनजाने में गिल्ट महसूस हुआ। क्या डैड को कुछ पता चल गया है? नामुमकिन, डैड तो अक्सर अनजान ही रहते हैं। टॉमस सलिवन सोफे से खड़े हुए, मुस्कुराते हुए और आंखें सिकोड़ते हुए अपनी लाडली बेटी के करीब आए। सलिवन, तुम आज कंपनी नहीं गई थी, है ना? सोफी सलिवन चौंक गई और टॉमस सलिवन को फिर से परखने लगी। डैड को कैसे पता चला? क्या अंकल टैंग ने चुगली कर दी? सोफी सलिवन का चेहरा देखकर टॉमस सलिवन ने बेबसी से कंधे उचकाए। सलिवन, तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि किसी ने डैड से चुगली की है ना? डैड ने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा, तुम ऐसे काम पर कैसे जा सकती हो? मजे किए, है ना? टॉमस सलिवन ने सटीक निशाना लगाया था। सोफी सलिवन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अब भी वही जेके यूनिफॉर्म पहनी हुई है। दरअसल आज सुबह उसने प्लान किया था कि जेक टॉमसन के साथ डेटिंग के बाद वो घर लौटने से पहले जल्दी से कपड़े बदल लेगी। लेकिन जेक टॉमसन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। ऊपर से उसने अभी अभी उनसे एक किस चुराया था। शर्म और खुशी से भरे दिल ने उसे कपड़े बदलने के बारे में पूरी तरह भुला दिया था। आह! सोफी सलिवन डर के मारे चिल्लाई। बिना कुछ और कहे वो मुड़कर सीधे ऊपर की तरफ भागी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टॉमस सलिवन को क्या समझाए। अब उसका दिमाग जेक टॉमसन की इमेज से भरा हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कहे। लेकिन सोफी सलिवन ने एक बात नोटिस नहीं की। ठीक उसी वक्त जब वो डर के मारे उछली थी, उसकी छोटी स्कर्ट के साइड से एक ब्लू कार्ड नीचे गिर गया। टॉमस सलिवन ने स्वाभाविक रूप से देखा कि कुछ नीचे गिरा है। वो उसे उठाने के लिए झुके, मुस्कुराए और धीरे से एक आह भरी, तो उनकी बेटी वाकई प्यार में है। वो पहले कभी इतनी खोई खोई नहीं रही। बस एक नज़र देखते ही उन्होंने तुरंत पहचान लिया। क्या ये वही कार्ड नहीं है जो मैंने सलिवन को पॉकेट मनी के लिए दिया था? हर महीने मैं इस कार्ड में 1 मिलियन डिपॉजिट करता हूं। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। वो लड़की इसे खर्च नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी रेगुलरली डिपॉजिट करता हूं। आखिर वो अभी भी छोटी है। आज उसने पेमेंट करने के लिए इसी कार्ड का इस्तेमाल किया। अचानक उनका पूरा शरीर जैसे झटके से भर गया। वो डींगे मार सकते हैं, लेकिन 2 चीजों को लेकर उन्होंने कभी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की। एक है अपनी बेटी की परियों जैसी खूबसूरती और दूसरा है नंबर्स के प्रति उनकी सेंसिटिविटी। इस कार्ड का नंबर 6,30,20,118 है। क्या ये वही कार्ड नंबर नहीं है जिससे आज जेक टॉमसन ने पेमेंट की थी? उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे बादल छंट गए हों और रोशनी की किरणें बाहर आ गई हों। वाइफ, तुम अपना देख लो, मैं स्टडी रूम जा रहा हूं। टॉमस सलिवन जल्दी से स्टडी रूम की तरफ भागे, अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। सलिवन का वो पॉकेट मनी कार्ड जिसके आखिर में 0118 है, फाइनेंस से कहकर उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करवाओ। 2 मिनट बाद सेक्रेटरी का वापस कॉल आया। CEO, मैम के खर्च करने के रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं। पिछले 6 महीनों में इसका इस्तेमाल सिर्फ आज ही हुआ है। कुल 2 ट्रांजैक्शंस हैं, लगभग 6 लाख की। टॉमस सलिवन ने पूछा, स्पेसिफिक टाइम क्या है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, आज दोपहर करीब 4 बजे, गार्डन रेसिडेंस एरिया। उधर मैंने लिटिल वुल्फ के साथ गेम खेलने की तैयारी में कंप्यूटर खोला। कल छुट्टी है तो आज रैंक बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं सीधे गेम में नहीं कूदा। इसके बजाय मैंने सिस्टम स्टोर खोला और उस विला को ढूंढने लगा जिसका मैंने सपना देखा था। आज 2 हिडन मिशंस पूरे हुए थे। मैंने 4000 इंटीमेसी पॉइंट्स कमाए थे और साथ ही सोफी सलिवन के साथ चेक इन्स भी किए थे। अब विला के बदले एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास ठीक 10,000 पॉइंट्स थे। मैंने सिस्टम में मिलिट्री मैंशन नंबर 1 को एक्सचेंज करने के लिए चुना। सिस्टम ने नोटिफाई किया, डिटेक्टेड, होस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज करना चाहता है। वैल्यू रेशियो बहुत कम है। होस्ट को दोबारा विचार करने के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है। मैंने मन ही मन गाली दी, मुझे एक्सचेंज नहीं करने दे रहा? लानत है, मैंने इतने समय तक इंटीमेसी पॉइंट्स सिर्फ एक घर के बदले एक्सचेंज करने के लिए जमा किए थे। अब तुम कह रहे हो कि ये इसके लायक नहीं है। असल में मुझे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने की आदत है। ये काफी कोजी और कंफर्टेबल लगता है। हालांकि विला लग्जरियस होते हैं, पर अकेले रहना बहुत खाली खाली सा लगता है। प्रॉब्लम यह है कि इस सिस्टम स्टोर में अपार्टमेंट्स नहीं है। सिस्टम ने जवाब देते हुए सुझाव दिया कि होस्ट स्टोर लिस्ट को ब्राउज करना जारी रखे। मैंने हल्की सी त्योरी चढ़ाई।
आज सिस्टम इतना एक्टिव क्यों है? लगता है बाद में इसे और भी कोसना पड़ेगा। तो यहाँ अपार्टमेंट्स भी हैं। लानत है, मैं मिलिट्री मैंशन नंबर 1 के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकता। भले ही मैं वहां न रहूं, लेकिन उसे दोबारा बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तो अनगिनत अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। क्या ये सिस्टम मुझे बेवकूफ समझता है? मैं बड़बड़ाया, कोसता रहा, लेकिन फिर भी एक्सचेंज लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करता गया। होली, जब मैंने अपार्टमेंट सेक्शन देखा तो मैं जम गया। ये वाकई गार्डन रेसिडेंस ही है, लेकिन फेज 2 की नई बिल्डिंग। सबसे जरूरी बात यह है कि ये गार्डन रेसिडेंस का लग्जरी अपार्टमेंट टाइप है। एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट 10,000 इंटीमेसी पॉइंट्स थी। मेरे लिए इसे अभी के अभी एक्सचेंज करो। मैं चिल्लाया। इस बार सिस्टम ने लो वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा। डैंग, बधाई हो होस्ट, गार्डन रेसिडेंस में लग्जरी अपार्टमेंट का सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया गया। डिंग, पल भर में ही प्रॉपर्टी के कागजातों का ढेर और चाबियां मेरे पास आ गईं। मैं बालकनी पर खड़ा था और वहां से उस लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को साफ देख सकता था। कुल 26 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर 4 यूनिट्स, यानी कुल 104 अपार्टमेंट्स। हर यूनिट की कीमत लगभग 3 से 4 मिलियन थी, कुल मिलाकर $300 मिलियन से भी ज्यादा। होली, ये वाकई बहुत हाई वैल्यू है। मैंने मुश्किल से थूक गूंटा। तो अब ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। मैं काफी देर तक सन्न खड़ा रहा। आखिर में फोन की रिंगिंग ने मुझे हकीकत में वापस खींचा। लिटिल वुल्फ एंजाइटी में कॉल कर रहा था। ब्रदर चैन, आप क्या कर रहे हैं कि मेरा इनवाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मेरे होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मैं क्या कर रहा हूं? सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वही मैंने एक्सचेंज की है। चलो आओ, रैंक बढ़ाते हैं। बस एक ही रात में मैं एक साधारण जेक टॉमसन से स्वान लेक विला डिस्ट्रिक्ट में पूरी बिल्डिंग का मालिक बन गया था। सोफी सलिवन ने पायजामा बदल लिया था, जिसका कलर हल्का पाउडर पिंक था। उसने अपनी स्कर्ट की जेबें और यहां तक कि आज की डेट पर ले जाया गया बैग भी छान मारा, लेकिन उसे वो कार्ड नहीं मिला जिससे उसने प्राडा स्टोर में पेमेंट की थी। उसे याद था कि पेमेंट के बाद उसने पैसे कार्ड अपनी स्कर्ट की छोटी साइड पॉकेट में रखे थे, क्योंकि वो पॉकेट काफी उथली थी। इसलिए चलते वक्त वो काफी केयरफुल थी और बीच बीच में चेक करने के लिए उसे छू भी रही थी। फिर भी अब वो कहीं नहीं मिल रहा था। शायद वो कार में गिर गया होगा। उसने सोचा कि वो कल सुबह कार में देख लेगी। अगर तब भी नहीं मिला तो बैंक को कॉल करके कार्ड लॉक कराना होगा और डैड के फ्री होने का इंतजार करना होगा ताकि वो इसे खो जाने की रिपोर्ट कर सकें। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सलिवन, क्या डैड अंदर आ सकते हैं? ये टॉमस सलिवन की आवाज थी। सोफी सलिवन को तुरंत याद आया कि उसे पेरेंट्स ने जेके यूनिफॉर्म पहने रंगे हाथों पकड़ा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉमस सलिवन धीरे से हंसे। डैड को तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। कंपनी के मामले हैं। सोफी सलिवन थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने टॉमस सलिवन के लिए दरवाजा खोल दिया। कहिए। टॉमस सलिवन ने जानबूझकर सीरियस एक्सप्रेशन बनाया, पर सोफी सलिवन को अपने पिता की आंखों में छिपी हंसी दिख रही थी। डैड, क्या बात है? टॉमस सलिवन ने हाथ हिलाया। ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है, बस अंकल टैंक की तरफ से बोल रहा हूं। हमारी कंपनी में एक जीनियस आया है। उसका रिसर्च प्रपोजल एकदम फ्लॉलेस और परफेक्ट है। वो जेक टॉमसन ही है ना? डैड, उसके बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। जेक टॉमसन के बारे में बात क्यों करनी है? क्या डैड को कुछ पता चल गया है? सोफी सलिवन थोड़ा पैनिक हो गई और हकलाते हुए बोली, वो वाकई बहुत टैलेंटेड है। अंकल टैंक गलत नहीं है। हालांकि वो डैड द्वारा अचानक जेक टॉमसन का जिक्र किए जाने पर तैयार नहीं थी, फिर भी उसने कुछ छिपाया नहीं। इसके बजाय वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। वो अभी डैड के सामने जेक टॉमसन की तारीफ करने का मौका ले रही थी, ताकि बाद में जब वो जेक टॉमसन को घर लाए तो कह सके, डैड, देखिए कितना एक्सीलेंट आदमी है। क्या आपका दामाद सिर्फ ये सोचकर ही खुश हो गया? सोफी सलिवन के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और तभी टॉमस सलिवन ने उसे पकड़ लिया। अच्छी बेटी, अभी भी चोरी छिपे मुस्कुरा रही हो। तुम बस अपने चेहरे पर बड़े अक्षरों में लाइक्स जेक टॉमसन लिखना भूल गई हो। टॉमस सलिवन ने एक्साइटेड होने का नाटक किया और अपनी जांघ थपथपाई। ये तो शानदार है। डैड को स्मार्ट नौजवान सबसे ज्यादा पसंद है। सलिवन, जब भी टाइम मिले उसे घर लाना ताकि डैड की उससे जान पहचान हो सके। सोफी सलिवन का गला जैसे सूख गया। जेक टॉमसन को मिलने के लिए घर लाना? अभी नहीं। टॉमस सलिवन दंग रह गए। क्यों नहीं? सोफी सलिवन का दाहिना हाथ मुट्ठी में भिज गया, जिसे उसने ऐसी जगह छिपाया जहां डैड न देख सकें। सोफी सलिवन ने पाउट बनाया और मुड़ गई। मुझे डर है कि वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। डैड मेरे एम्प्लॉय को चुरा लेंगे। वैसे भी मैं उसे नहीं ला रही। टॉमस सलिवन ने आह भरी और निराश होने का नाटक करते हुए खड़े हो गए। उनकी परछाई में काफी उदासी दिख रही थी। ठीक है फिर। ओह, वैसे ये वो बैंक कार्ड है जो तुम नीचे गिरा आई थी। इसे दोबारा लापरवाही से मत खोना। इतना कहकर टॉमस सलिवन कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सोफी सलिवन ने राहत की सांस ली।
उसने जल्दी से टेबल पर रखा बैंक कार्ड उठा लिया। ये वही कार्ड था जिससे मैंने पेमेंट की थी। अच्छा हुआ कि ये खोया नहीं। सोफी सलिवन बड़ी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और कार्ड को अपनी डायरी में सावधानी से रख लिया। ही, इस तरह ये खोएगा नहीं। खोए हुए पैसे तो वापस आ सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये पहली बार था जब उसने इस कार्ड का इस्तेमाल जेक टॉम्सन के लिए गिफ्ट खरीदने में किया था। इसे संभाल कर रखना ही होगा। सोफी सलिवन नहीं जानती थी कि उसके डैड कमरे से निकलने के बाद किचन की तरफ किसी बेकाबू बत्तख की तरह भागे। उन्होंने फ्लाइंग मोदी की एक बॉटल खोली, एक पूरा गिलास भरा और एक ही घूंट में गटक गए। रिफ्रेशिंग। पहले कभी इतना तरोताज़ा महसूस नहीं हुआ था। टॉमस सलिवन को आखिरकार सब समझ आ गया था। इससे पहले उन्हें जेक टॉम्सन ने चकमा दिया था। वो नेकलेस जेक टॉम्सन ने खुद खरीदा था और उनकी लाडली बेटी का बॉयफ्रेंड वही ब्रदर जेक टॉम्सन है। क्योंकि शुरुआत में जेक टॉम्सन ने उन्हें बड़ी चतुराई से घुमाया था, अब जाकर टॉमस सलिवन ने गुत्थी सुलझा ली थी। लेकिन उन्होंने जेक टॉम्सन को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। इसके बजाय वो और भी ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। काम में सावधानी, फ्लेक्सिबल सोच वाकई इस युग का आदर्श युवा है। नहीं, इस युग का आदर्श दामाद होना चाहिए। गार्डन रेसिडेंस में इसे ड्रैगन दामाद कहा जा सकता है। रात के 11 बजे मैंने और लिटिल वुल्फ ने लगातार 4 गेम्स जीते। सेटिस्फाइड होकर मैंने लॉग आउट किया। मैंने सोफी सलिवन को ढूंढने के लिए क्यू खोला। वाइफी, सो गई क्या? सोफी सलिवन हमेशा की तरह तुरंत रिप्लाई देती थी, नहीं सोई, तुम्हारी याद आ रही है। कुछ दिनों तक जेक टॉम्सन को जानने के बाद सोफी सलिवन धीरे धीरे और भी खुलने लगी थी। अब वो शुरुआत की तरह सख्त और हिचकिचाने वाली नहीं थी। मैं हंसा और टेक्स्ट बैक किया, पर मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही। मैं अब भी गुस्से में हूं। क्यों? आज खेल खत्म होने के बाद तुम गायब हो गई। मुझे वापस किस करने का मौका ही नहीं दिया। मेरा अंदाजा सही था। स्क्रीन के उस पार सोफी सलिवन पक्का शर्मा रही होगी। मैं इमेजिन किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर और प्यारी बातें करने के बाद हमने गुड नाइट कहा। ऑफिस जाने वालों के लिए शनिवार काफी इंतजार के लायक होता है, लेकिन मेरे लिए ये रेगुलर दिनों से ज्यादा अलग नहीं था। बस ऑफिस में मूवी देखने और गेमिंग करने के बजाय अब मैं घर पर मूवी देख रहा था और गेम खेल रहा था। मैंने पहले सोफी सलिवन को हिडन मिशंस के लिए इनवाइट करने का प्लान बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से कंपनी में कुछ काम आ गया और उसे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने थे। जहां तक मेरी बात है, मैं अपने सिद्धांत पर कायम था। छुट्टी का मतलब है कंपनी न जाना। इसलिए सोफे पर सुकून से लेटे हुए मैं कल रात पूरी बिल्डिंग एक्सचेंज करने के बारे में और उसकी प्लानिंग करने के बारे में सोचने लगा। मैं इसे किराए पर देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में मैं एक रियल एस्टेट फ्रॉड में फंस गया था, जहां एक कंपनी पैसे लेकर भाग गई थी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो कौन सी कंपनी थी, इसलिए मुझे डर है कि कहीं फिर से वैसा ही कुछ न हो जाए। इसे खाली छोड़ना भी बर्बादी है, पर मुझे इसे इस्तेमाल करने का कोई सही तरीका नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी वक्त फोन बजा। मैंने फोन उठाया। हेलो, बोल रहा हूं मिस्टर टॉम्सन, इतनी जल्दी कॉल करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने माथा सिकोड़ा। लानत है, ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। ओह, याद आया, ये सेलेस्टियल म्यूजिक हाउस के म्यूजिक स्टोर ओनर रिचर्ड चेन है। क्या बात है, बस बोल दीजिए। रिचर्ड चेन अजीब तरह से हंसे। उन्हें बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन अपने स्टोर में खड़ी उस क्लासी लड़की को देखकर वे सिर्फ अपने दांत पीसकर बात जारी रख पाए। बात ऐसी है कि जिस कस्टमर ने पहले डिपॉजिट किया था, वो अब स्टोर में पहले से भी ज्यादा कीमत ऑफर कर रही है। आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं तुरंत समझ गया। वो सीधे तौर पर नहीं कह पा रहे थे, बस इतना कहा कि दूसरी पार्टी पियानो को थोड़ा ट्राई करना चाहती है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कंधे उचकाए। अच्छा, समझ गया। बस उस इंसान को मेरे घर ले आइए। उन्हें 10 मिनट के लिए ट्राई करने दीजिए। 2 पीस धुनों बजा लें। रिचर्ड चेन दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। ओह, आप वाकई मेरे जीवन रक्षक हैं। आपको वाकई तकलीफ दे रहा हूं। रिचर्ड चेन ने पहले सोचा था कि मेरे घर आकर सुनना असुविधाजनक होगा और वे पियानो को ही वहां ले जाने का प्लान बना रहे थे। किसे पता था कि मैं इतना मिलनसार निकलूंगा। उन्हें कस्टमर को यहां लाने में अब भरोसा महसूस हो रहा था। इस मामले में मैं मना करने के लिए बहुत आलसी था। रिचर्ड चेन के स्टोर पर पहले ही काफी झमेला हो चुका था। अगर मैं एग्री नहीं करता और वे पीछे पड़े रहते तो वो ज्यादा मुसीबत वाली बात होती। इसलिए मैंने उदार बनने का फैसला किया। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। रिचर्ड चेन ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। वाकई शर्मिंदगी की बात है मिस्टर टॉम्सन। मैं मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, जिसका मतलब था कि सब ठीक है। अचानक सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी एक लड़की सीधे मेरे घर के अंदर घुस आई। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। रिचर्ड चेन ने हड़बड़ी में एक्सप्लेन किया, मिस्टर टॉम्सन, ये वही खास कस्टमर है, मिस डायना मून। इनका मिजाज थोड़ा तेज है, प्लीज समझने की कोशिश करें। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए।
बस डायना मून को सीधे लिविंग रूम में पियानो की तरफ जाते देखा। वह बिना किसी शिष्टाचार के बैठ गई, एक हाथ सीधे कीज पर रखा। पूरे 9 मिनट का इस्तेमाल करते हुए उसने रैप्सोडी क्रोएशिया और वाइल्ड विंड डांस बजाई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये औरत भले ही इसका एटीट्यूड घटिया है और इसे तमीज नहीं है, लेकिन पियानो बजाना वाकई इसे आता है। इमोशंस और रिदम बुनियादी तौर पर एकदम सही थे, कोई गलत सुर भी नहीं था, बस तकनीक में थोड़ी कमियां थीं। दोनों धुनें खत्म करने के बाद डायना मून खड़ी हुई और सीधे मेरे पास आई। उसने बड़े घमंड से मेरी तरफ एक बैंक कार्ड फेंका। ये लो 6 लाख। फिर वो रिचर्ड चेन की तरफ मुड़ी। किसी को ढूंढो जो पियानो को शिफ्ट कर सके। सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब माहौल अचानक खामोश हो जाए। उस पल रिचर्ड चेन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए हैरानी थी। इस औरत को वाकई कोई प्रॉब्लम है। मैंने जोर से माथा सिकोड़ा। मेरा चेहरा डायना मून के प्रति नाखुशी से भरा था। उसने भी मेरी नजरों को महसूस किया। वो थोड़ा रुकी, फिर अपने बैग से एक और कार्ड निकाला। इस कार्ड में और 1 लाख हैं। अब तो सेटिस्फाइड हो? रिचर्ड चेन, मेरे लिए पियानो शिफ्ट करने के लिए किसी को ढूंढो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? भले ही वो बदतमीज थी, लेकिन मैं नए युग का एक आदर्श युवा हूं। क्या मेरा बर्ताव काफी विनम्र नहीं है? डायना मून मुड़ी और मेरी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें और 2 लाख दे रही हूं। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? उसे ये पियानो कीज को छूते ही बहुत पसंद आ गया था। वो इसमें खो गई थी। ये वही इमोशन था जिसके लिए वो पागल थी। मैंने मन ही मन सोचा, मैं बर्दाश्त करने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं उसके जैसे लोगों को कभी सहन नहीं करता। स्वोश, मेरा चेहरा उतर गया। बात ये नहीं है कि मैं नहीं खरीदूंगा, बल्कि मैं खरीदी हुई चीजें बेचता नहीं हूं। मैं भला क्यों बेचूं? प्लीज मेरे घर से तमीज से बाहर निकल जाइए। असल में मैंने पियानो बेचने के बारे में सोचा जरूर था। आखिर मेरा काम तो हो चुका था। इसे रखना बेकार है। मेरे पास सिस्टम द्वारा सपोर्टेड स्किल्स हैं। मुझे पियानो की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। खाली समय में बस बैठकर मजे के लिए कुछ धुनें बजा लेता हूं। उससे बेहतर तो गेम के कुछ राउंड्स खेलना है। लेकिन डायना मून का एटीट्यूड बहुत ही खराब था। मैं वाकई चिढ़ गया हूं। 1 मिलियन में बेचोगे या नहीं? ज्यादा लालची मत बनो। पियानो पर धूल जमी है, जिससे साबित होता है कि तुमने इसे पिछले 24 घंटों से छुआ तक नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान को इतने अच्छे पियानो की जरूरत नहीं है। तुम बस एक मुनाफाखोर स्कैल्पर हो जो इसे खरीदकर फायदे के लिए दोबारा बेचने का प्लान बना रहे हो, है ना? डायना मून के होठों के कोने तिरस्कार से ऊपर उठे। उसने एक और बैंक कार्ड निकाला। 1 मिलियन। उसे यकीन नहीं था कि मैं अभी भी टस से मस नहीं होऊंगा। वाकई मैं दंग था। डायना मून को मन ही मन अपनी जीत महसूस हुई। तो आखिर बात पैसों की ही है। लेकिन उसने गलत समझा था। मैं दंग इसलिए था क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसे पैसों के साथ बाहर कैसे निकालूं। लानत है, तुम ये क्या कह रही हो? जरा तमीज से बात करो। अगर मैं मिलनसार होता तो 50,000 में भी तुम्हें बेच देता, लेकिन इस कचरा एटीट्यूड के साथ अगर तुम मुझे डैडी भी कहोगी तब भी मैं नहीं बेचूंगा। क्या पैसा होना इतना बड़ा शो ऑफ है? वाकई लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। अचानक मुझे एक आइडिया आया। आखिरकार मुझे डायना मून जैसे कानून हाथ में लेने वाले लोगों से निपटने का एक तरीका मिल गया। देखते हैं कौन ज्यादा बेहतर है। मैं मुड़कर बेडरूम की तरफ चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के कागजातों प्रॉपर्टी डीड्स का एक ढेर था, जिसे मैंने कॉफी टेबल पर रख दिया। डायना मून ने माथा सिकोड़ा। यह लड़का क्या प्लानिंग कर रहा है? यहां तक कि रिचर्ड चेन की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। ये सब असली प्रॉपर्टी डीड्स हैं। मैंने पूरा ढेर हाथ में पकड़कर डायना मून की तरफ इशारा किया और उन्हें सीधे फर्श पर फेंक दिया। मैं एक स्कैल्पर हूं? अपनी आंखें खोलकर देखो। एक प्रॉपर्टी डीड की कीमत 4 मिलियन है। तुम मुझसे पैसों की बात करना चाहती हो? डायना मून की आंखों में घबराहट की चमक दिखी, लेकिन मैंने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और पेपर्स फेंकते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हारे एटीट्यूड का तो जिक्र भी नहीं किया। मेरे घर पियानो बजाने आई हो। तुम्हें पता भी है कि कौन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तुम ऐसा एक्ट कर रही हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी 800 मिलियन की कर्जदार हो। आमतौर पर एक बिगड़ी हुई राजकुमारी बनी फिरती हो, है ना, जिसे उत्तर दक्षिण का भी पता नहीं है। डायना मून का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक एक शब्द चबाकर बोली, चुप हो जाओ। मैं चौंक गया। क्या ये लड़की पागल है? ये मेरा घर है और तुम मुझे चुप होने को कह रही हो? शायद तुमने अपने सपने से जागना नहीं सीखा, या दिमाग में कोई दिक्कत है। इसी के साथ एटीट्यूड रहा तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैंने लापरवाही से करोड़ों की कीमत के डीड्स फेंक दिए। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? डायना मून जोर जोर से सांसें ले रही थी। साफ तौर पर पागलपन की हद तक उकसा दी गई थी। वाकई उसके पास मेरी जैसी काबिलियत नहीं थी। 1 मिलियन का पियानो खरीदना ही उसकी लिमिट थी। आखिर वो अभी भी एक स्टूडेंट ही है।
मैं हल्का सा मुस्कुराया और ठंडी हंसी हंसा। धीरे से कहा, असल में मैं कोई बेमुरव्वत इंसान नहीं हूं। यह पियानो मैं तुम्हें दे सकता हूं, बस शर्त यह है कि तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर मैं दूसरी बार नहीं सोचूंगा और तुरंत तुम्हें दे दूंगा। कैसा लगा? आखिरकार वो पल आ ही गया। फर्श पर बिखरे प्रॉपर्टी डीड्स और मेरी बातों ने डायना मून के राजकुमारी वाले मिजाज को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, वो मुड़ी और मेरे घर से निकल गई। इस वक्त रिचर्ड चेन अभी भी सन्न खड़े थे और थूक गूंट रहे थे। मैंने हाथ हिलाया। मैं आपको बाहर छोड़ने नहीं आ रहा, दरवाजा खुद बंद कर लेना। रिचर्ड चेन ने बड़ी सावधानी से दरवाजा बंद किया। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। डैंग, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर टॉमसन के पास इतनी ताकत होगी। मैंने जोर से आंखें घुमाईं, फिर झुककर एक एक करके प्रॉपर्टी डीड्स उठाने लगा। इस सामान को फर्श पर फेंकने से वाकई मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, लेकिन गहराई से सोचा तो मैं भी थोड़ा हैरान था। जब डायना मून मुड़कर जा रही थी तो लगा जैसे वो रोने ही वाली है। ओहो, उसे डांटकर रुला दिया। मैंने अपनी ठुड्डी को छुआ और आह भरी। अगर वो वाकई रोई है तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि रोना सही है। ऐसे ईक्यू और एटीट्यूड के साथ अगर उसने आज मेरी डांट से आंसू नहीं बहाए तो बाद में उसे कई बार आंसू बहाने पड़ेंगे। कोई कह सकता है कि मुझे खूबसूरती की कद्र करना नहीं आता। अरे भाई, वो मेरी वाइफ नहीं है। और जोर से रो, मुझे सुनने दो और हंसने दो। मैंने पैर पर पैर चढ़ाया और सोफे पर बैठ गया, एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। लीडर कॉर्पोरेशन के चार्ल्स मिलर के चेहरे पर शक के बादल छाए थे। वो कल से डिलन टैंग के ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहे थे। कल उनकी विलियम हैरिस से काफी देर बात हुई थी। उन्हें एक बहुत ही अजीब बात पता चली। जेक टॉमसन सीईओ सोफी का कजिन है। क्या सीईओ सोफी का कोई कजिन है? उन्हें याद था कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सोफी सलिवन के अजीब व्यवहारों के बारे में सोचकर चार्ल्स मिलर को अभी भी आधा ही यकीन हो रहा था। इसलिए आज उन्होंने डिलन टैंग से कंफर्म करने का फैसला किया। ओल्ड चार्ल्स, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? डिलन टैंग अभी सोफी सलिवन के साथ काम की बात खत्म करके निकले थे। वे घर ले जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने अपने ऑफिस जा रहे थे। तभी उन्होंने सवालों से भरा चार्ल्स मिलर का चेहरा देखा। डायरेक्टर टैंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं काफी सोच रहा हूं पर समझ नहीं पा रहा। डिलन टैंग दिल खोलकर हंसे। हमारे बीच छिपाने जैसा क्या है? जो भी है सीधा कहो। चार्ल्स मिलर ने विलियम हैरिस द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। ये सुनकर डिलन टैंग भी दंग रह गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या ये सच है। डिलन टैंग ने हल्का सा खांसा। उनके दिल को अभी अभी एक बड़ा झटका लगा था। ठीक 1 मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने यकीन के साथ कहा, मैं भी पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन सीईओ सोफी का एक कजिन तो है। ये बात शायद सच ही है। मिलर ने जब डिलन टैंग से कंफर्म सुना तो उन्होंने चैन की सांस ली। अगर ये सच है तो सच ही सही। अब जेक टॉमसन को और नाराज न करना ही बेहतर है। ठीक है डायरेक्टर टैंग, मैं अपने गम भुलाने के लिए ड्रिंक्स पर जा रहा हूं। अगर कोई और दिन होता तो डिलन टैंग पक्का चार्ल्स मिलर के साथ जाते, लेकिन अभी वे जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने चार्ल्स मिलर से झूठ नहीं बोला था। सोफी सलिवन की एक कजिन है और वो उनकी अपनी बेटी ही है। जी हां, क्योंकि दोनों परिवार बचपन से करीब थे, इसलिए सोफी सलिवन और उनकी बेटी अभी भी एक दूसरे को कजिन कहते हैं। पिछली बार टॉमस सलिवन के साथ ड्रिंक करने के बाद उन्हें अपनी बेटी को जेक टॉमसन से मिलवाने का आइडिया आया था, लेकिन लगता है कि उनकी बेटी पहले ही जान चुकी है कि जेक टॉमसन एक अनमोल हीरा है और उसने आज चोरी छिपे अपनी चाल चल दी है। रोजाना से भी ज्यादा तेज रफ्तार में कार चलाते हुए डिलन टैंग घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। देखा कि उनकी बेटी सोफे पर बैठी है, चेहरा गुस्से से लाल है और आंखें अब भी नम हैं। मेरी नन्ही राजकुमारी रोई है? आखिर किसने इस लड़की को इस तरह रुलाया? डैड को घर आते देख डायना मून को जेक टॉमसन का फर्श पर प्रॉपर्टी डीड्स फेंकना याद आ गया। वो जितना सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता। डैड, मुझे कुछ डिस्कस करना है। डिलन टैंग मुस्कुराते हुए पास आए। क्या बात है? बस कह दो। जब तक डैड कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए पक्का करेंगे। डायना मून ने आंखें सिकोड़ी। कुछ प्रॉपर्टी डीड्स होना बहुत बड़ी बात है क्या? डैड, लीडर कॉर्पोरेशन और ट्रिपल पैलेस रियल एस्टेट के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो। डिलन टैंग का चाय से गला लगभग रुंध ही गया। आजकल के इंटरनेट फ्रेशर्स में कहें तो, मेरी नन्ही राजकुमारी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें वाकई लगता है कि ये चीजें किसी लकी व्हील की तरह हैं? जब चाहो ट्रांसफर कर दो। डैड, मैं आपकी इकलौती बेटी हूं। आपके बाद ये सब वैसे भी मेरा ही होना है ना? जेक टॉमसन के घमंडी चेहरे के बारे में सोचकर डायना मून और भी चिढ़ गई। मैं पागल होने वाली हूं डैड। तो आप कब मरोगे? यह सुनकर डिलन टैंग पूरी तरह सन्न रह गए। ये बेटी भी ना, मेरे दिल पर जैसे 9,999 बार खंजर चले हों। काफी देर तक उसे पुचकारा, पर उसने साफ साफ नहीं बताया कि हुआ क्या था। डिलन टैंग ने आह भरी। पक्का किसी चीज ने उसे फिर से उकसाया होगा। बेहतर है कि मेन मुद्दे पर बात की जाए।
मून, लीडर कॉर्पोरेशन में जेक टॉमसन नाम का एक जीनियस एम्प्लॉय आया है। क्या तुम उसे जानती हो? डायना मून ने बिना सोचे इनकार कर दिया। नहीं जानती। डिलन टैंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये लड़की अब भी मान नहीं रही। डैड को साफ तौर पर सब पता है, फिर भी क्यों नाटक कर रहे हैं? पर सीधा पूछने के लिए डिलन टैंग पहले से तैयार थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक वीडियो ओपन किया। ये कल का रिसर्च डिपार्टमेंट का वीडियो था, जहां सब जेक टॉमसन को पियानो बजाते देख रहे थे। मून, तुम्हें इस इंसान के बजाने के बारे में क्या लगता है? मैंने उसे मन ही मन बड़बड़ाते सुना। अब वो कुछ नहीं करना चाहती थी, नहीं कुछ देखना चाहती थी। वो बस उस जेक टॉमसन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। वैसे भी नहीं देख रही, मेरे बजाने से बेहतर नहीं है। जुबान से तो उसने ये कह दिया, लेकिन जैसे ही ड्रीम वेडिंग की शुरुआती धुन गूंजी, वो तुरंत वहीं जम गई। हर रिदम को इतनी सटीकता और परफेक्शन के साथ पकड़ा गया था कि उसने चोरी छिपे अपने कान खड़े कर लिए। वो पूरी एकाग्रता के साथ सुनती रही। जब पहला सेक्शन खत्म हुआ तो डायना मून को पछतावा होने लगा। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। ये पियानो टेक्निक तो उसके मास्टर के थीसिस एडवाइजर से भी आगे निकल गई थी। ऐसा इंसान लीडर कॉर्पोरेशन में एक मामूली एम्प्लॉय के तौर पर काम क्यों कर रहा है? लेकिन उसने फिर भी खुद को रोका। आखिरकार उसने मना कर ही दिया। डिलन टैंग ने मजबूती से कहा कि अब नहीं देख रही तो क्या अब देखने के लिए भागेगी? क्या इससे उसकी सारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? वह सुनती रही। वो धुन ड्रीम वेडिंग की उसकी यादों से बिल्कुल अलग थी। मेलोडी का बदलाव उम्मीद की एक किरण जैसा था, जैसे भोर हो रही हो। ये ड्रीम वेडिंग ही असली वेडिंग है। ये अरेंजमेंट वाकई अपने पीक पर है। डायना मून अब बजाने वाले की तकनीक की मुरीद हो गई। उसे यकीन था कि इस इंसान की तकनीक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर ऐसे इंसान से दोस्ती हो जाए तो बस थोड़ा सा गाइडेंस ही उसके लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी। डायना मून ने फुर्ती से हाथ बढ़ाया और डैड के हाथ से फोन छीन लिया। डिलन टैंग हंसे। देखा, डैड ने कहा था ना कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। डायना मून ने एक्साइटेड होकर फोन पकड़ा, पर ध्यान से देखते ही वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। वीडियो में दिख रहा इंसान अगर जेक टॉमसन नहीं तो और कौन था? आखिर वो बास्टर्ड ही क्यों है? उसने जोर से माथा से कोड़ा। सफेद कोमल हाथों ने डैड के फोन को कसकर पकड़ा और जोर से फर्श पर पटक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर से वही क्यों? अभी वो मुझसे नफरत की हद पार कर चुकी थी। उसने सफलतापूर्वक अपने डैड को भी अपनी नफरत की लिस्ट में शामिल कर लिया। तो ये दूसरा नुकसान था। कितना गुस्सा है। फर्श पर पड़े टूटे हुए फोन को देखकर ही पता चल रहा था। फिर वो बिना पीछे मुड़े अचानक खड़ी हुई और सीधे अपने बेडरूम की तरफ भाग गई। डिलन टैंग दंग रह गए। उनकी बेटी के रिएक्शन ने उन्हें चौंका दिया था। आखिर वो है कौन? डिलन टैंग, जो लीडर कॉर्पोरेशन के आधे हिस्से और ट्रिपल पैलेस लैंड के 3 हिस्सों के शेयर होल्डर हैं। बोस्टन के बिजनेस पिरामिड के टॉप पर रहने वाला इंसान। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक 1 मिनट का समय लेते हुए उन्होंने जल्दी से वजह का अंदाजा लगा लिया। बेटी ने फिर से कहा, ये जेक टॉमसन है। तो साफ है कि जेक टॉमसन ने ही अभी उस लड़की को पागल कर दिया है। उन्होंने अपनी जांघ थपथपाई। आखिरकार समझ गया, दोनों बच्चों में लड़ाई हुई है। ये तो बहुत नॉर्मल है। गार्डन रेसिडेंस, लग्जरी अपार्टमेंट्स, रूम 72। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज में से सबसे सूटेबल घर चुना। सनलाइट की डायरेक्शन से लेकर एरिया तक सब कुछ, फ्लोर भी एकदम परफेक्ट था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैंने उसे खोला। मेरे सामने सूट पहने लगभग 30 साल का एक आदमी खड़ा था। उसकी बगल में एक फोल्डर दबा था। चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। मिस्टर टॉमसन, मैं स्टीवन जैंग हूं, वो गोल्ड ब्रोकर जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक परखते हुए हंसी के साथ कहा। गोल्ड ब्रोकर, तुम विनम्र नहीं हो। कुछ बड़ा नहीं है, बस ये घर है। मैं चाहता हूं कि तुम एक कंस्ट्रक्शन टीम ढूंढो जो इसे रिनोवेट कर सके। स्टीवन जैंग हंसा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बड़े सम्मान से बोला, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी काबिलियत। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर टॉमसन इसे किस स्टाइल में रिनोवेट कराना चाहते हैं? मैंने उसे एक डिजाइन पकड़ाया और रूखेपन से कहा, मुझे ये स्टाइल चाहिए। बस इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करो और देखो कि इसमें कितना खर्च आएगा। स्टीवन जैंग ने अपना फोन निकाला और लैपटॉप खोलकर काफी देर तक कैलकुलेशन की। कोई गलती न होने का यकीन करने के बाद उसने जवाब दिया, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगभग 4 लाख लगेंगे। ये नंबर ठीक वैसा ही था जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। आखिर ये यूनिट 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ी है, तो रिनोवेशन कॉस्ट सस्ती तो नहीं हो सकती। खत्म करने में कितना वक्त लगेगा? स्टीवन जैंग थोड़ा रुका। कुछ दिन या शायद कुछ महीने, पर यह सोचकर कि मैं इस लग्जरी अपार्टमेंट का मालिक हूं, उसने डरते हुए अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। मिस्टर टॉमसन, लगभग 50 दिन। मैं 50 दिन? ये बहुत स्लो है। मैं प्रोडक्शन टीम से गधे किराए पर लेने की प्लानिंग कर रहा हूं ताकि दीवारों को घिसने में मदद मिल सके। मैं जल्द ही मूव इन करना चाहता हूं।
क्या ये सच में सबसे फास्ट है? स्टीवन जैंग ने हाँ में सिर हिलाया। कोई गलती नहीं है, यही सबसे फास्ट स्पीड है। मैंने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। पैसे और जोड़ लो, मैं तुम्हें 20,000 टिप दूंगा। स्टीवन जैंग की सांसें थम गईं। गॉड ऑफ वेल्थ कस्टमर। फिर मैं खुद कंस्ट्रक्शन की सुपरवाइजिंग करूंगा। 35 दिनों में पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने हाथ हिलाते हुए जम्हाई ली। 35 दिन भूल जाओ, चलो 1 महीना तय करते हैं। क्या तुम एक गोल्ड ब्रोकर नहीं हो? क्या तुम थोड़ा गोल्ड ब्रोकर वाला कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो? स्टीवन जैंग का चेहरा उतर गया। गोल्ड मत कहो, मैं तो ओलंपिक मेडल लेवल का हूं। इतना बड़ा घर है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रेनोवेट करो और काम हो गया। वो परेशान लग रहा था। मैंने 3 उंगलियां उठाईं। 30,000। स्टीवन जैंग का दिल फिर से धड़क उठा। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मिस्टर थॉम्सन बिल्कुल गलत नहीं है। मैं एक प्रॉपर गोल्ड ब्रोकर हूं। इतना कॉन्फिडेंस कम क्यों है? एकदम सीधा तनकर खड़े होते हुए और गहरा झुककर सलाम करते हुए स्टीवन जैंग ने एक चमकती हुई स्माइल दिखाई। मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं। मैंने मंजूरी में सिर हिलाया। मुझे तुम्हारा ये पैसों का भूखा स्टाइल पसंद आया। बहुत अच्छे। साथ ही मुझे पूरा स्मार्ट होम इंस्टॉलेशन चाहिए। फुल इंटरनेट कनेक्टेड मॉडल। जो भी चाहिए उसे खरीदने में मेरी मदद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? स्टीवन जैंग ने राहत महसूस की और हंसने लगा। बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पैसे ट्रांसफर किए और स्टीवन जैंग को घर की चाबियां दे दी, फिर अपने पुराने घर लौट आया। प्राडा के कर्मचारी काफी समय से बाहर इंतजार कर रहे थे। मैं मुस्कुराया। अंदर आ जाओ। उन्हें घर के अंदर ले गया। लिटिल ली नाम के कर्मचारी ने सलीके से कपड़े पहने थे। उसने मेरा हर एक मेजरमेंट लिया। मुस्कुराते हुए और तारीफ करते हुए उसने कहा, मिस्टर थॉम्सन की फिगर मॉडल कपड़ों के लिए परफेक्ट है। कल वाली सेल्स गर्ल भी आई थी, जो मुझे सितारों भरी आंखों से देख रही थी। सारे मेजरमेंट्स लेने के बाद दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मैं आराम करने के लिए सोफे पर बैठने वाला था, मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा। बधाई हो, होस्ट ने हिडन मिशन एक्टिवेट कर लिया है। विमेंस लिमिटेड एडिशन आउटफिट खरीदें, रिवॉर्ड 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स। व्हीकल X1। मुझे सच में एक व्हीकल और प्लस 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स की जरूरत है। इसे न लेना बर्बादी होगी। मैंने आज सुबह सुलीवन के साथ चेक इन करके कमाए गए 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। इसे एक डिस्काउंट कार्ड के लिए एक्सचेंज किया। मैंने आवाज दी, तुम दोनों रुको। प्राडा के कर्मचारी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मेरी आवाज सुनकर दोनों रुक गए, खासकर लिटिल ली जिसने मेरा मेजरमेंट लिया था। वो पावरफुल आवाज सुनकर उसके घुटने लगभग कमजोर हो गए और वो फर्श पर बैठने ही वाला था। हाँ, उसे महसूस हुआ कि ऑरा सच में डोमिनेटिंग था। क्या मिस्टर थॉम्सन के पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं। नर्वस मत हो। मैं सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ा। वो विमेंस लिमिटेड एडिशन भी तुम्हारे स्टोर पर है ना? सेल्स गर्ल सन रह गई। विमेंस लिमिटेड एडिशन? मिस्टर थॉम्सन, आपने जो खरीदा है वो मेंस लिमिटेड एडिशन है। इसमें कोई विमेंस वर्जन शामिल नहीं है। शायद आपको गलत याद है। लिटिल ली ने अपना सिर खुजलाया। हालांकि मैं सेल्स में नहीं हूं, लेकिन मुझे साफ याद है। सिर्फ मेंस वर्जन है, कोई विमेंस वर्जन नहीं है। मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। नामुमकिन। क्या सिस्टम गलत हो सकता है? सिस्टम ने मुझे इसे खरीदने के लिए कहा था। यह गलत कैसे हो सकता है? उसकी तरफ घूरते हुए मैंने शांति से कहा, अपने स्टोर ओनर से पूछो। मुझे याद है कि वहां एक है। एक सेल्सपर्सन के तौर पर उसे हर मॉडल साफ तौर पर याद होना चाहिए। अगर वो कहती कि शायद बिक गया है तो बात अलग थी, लेकिन अगर वो कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मतलब उसका वजूद ही नहीं है। अगर कोई रेगुलर कस्टमर होता तो वो पक्का अपनी आंखें मटकाती और इग्नोर कर देती। लेकिन क्या मैं रेगुलर कस्टमर हूं? मैं एक वैल्यूड कस्टमर हूं, VIP कस्टमर हूं। वरना मेजरमेंट के लिए घर क्यों आते? जी मिस्टर थॉम्सन, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे इतना यकीन में देखकर सेल्स गर्ल नर्वस होने लगी। क्या मैं सच में गलत याद कर रही थी? स्टोर ओनर ने जवाब दिया, बच्ची क्या बात है बॉस। एक कस्टमर उस डिजाइन के साथ वाले विमेंस लिमिटेड एडिशन के बारे में पूछना चाहता है। क्या हमारे पास वो है? फोन पर ओनर चौंक गया। उसने कहा था कि विमेंस वर्जन नहीं है। कौन पूछ रहा है? वो सोच रहा था कि कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है, हंगामा करने के लिए एक ऐसी मॉडल की मांग कर रहा है जो है ही नहीं। पूछने वाले मिस्टर थॉम्सन हैं, जिन्होंने वो लिमिटेड एडिशन खरीदा है। ओनर ने राहत की सांस ली। ओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसे और सेल्स गर्ल को एक ही बात महसूस हुई, मिस्टर थॉम्सन जैसा इंसान मजे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। नामुमकिन। अभी फोन मत काटना, मुझे चेक करने दो कि क्या कोई नया सप्लीमेंट्री मॉडल आया है जिसे मैंने नहीं पढ़ा। उसने तुरंत अपने पास वाला लैपटॉप खोला।
ईमेल एक्सेस करते हुए कि क्या कोई नया अपडेटेड मॉडल आया है, क्योंकि तब एशिया पैसिफिक रीजन का इंचार्ज इस तरह की ब्रांचेस को यूनिफाइड ईमेल भेजता है। ओनर ने इनबॉक्स खोला और अचानक वहां सच में एक नया ईमेल था। हैरान और एक्साइटेड होकर उसने लेटर खोला। डियर डिस्ट्रीब्यूटर, पिछले लिमिटेड एडिशन वेस्ट के लिए हम साथ में विमेंस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। आपके स्टोर को इस वक्त एक सेट बेचने के लिए ऑथराइज किया गया है। उस पल ओनर का सिर चकरा गया। ये ईमेल अभी 1 मिनट पहले आया है। फिर भी मिस्टर थॉमसन को पहले से ही पता था। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि मिस्टर थॉमसन के प्रोडक्ट्स के सीनियर मैनेजमेंट के साथ कनेक्शंस हैं, पहले से ही नई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। मेरे गॉड, ये सच में थामने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। 2 मिनट बाद सेल्स गर्ल ने फोन काटा और मेरी तरफ माफी मांगते हुए देखा। मिस्टर थॉमसन, मैं माफी चाहती हूं, अभी ओनर को कॉल किया था। वाकई इसमें एक विमेंस वर्जन शामिल है। प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको डिजाइन के फोटोज भेजती हूं। मैंने बिना ज्यादा कुछ कहे हाथ हिलाया और तुरंत अपनी जेब से अपना बैंक कार्ड निकाल लिया। जरूरत नहीं है, बस कार्ड स्वाइप करो। सेल्स गर्ल ने थूक गटका। सच में बेरहम। मेरे हाथ से सावधानी से कार्ड लेते हुए ओनर ने खास तौर पर इंस्ट्रक्ट किया है, आपके लिए 4% डिस्काउंट। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिस्काउंट है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के मेजरमेंट्स जानते हैं? मैं दंग रह गया। असल में मुझे सुलीवन के मेजरमेंट्स नहीं पता हैं। उसे देखते हुए शायद 34 सी। आखिरकार लिटिल सुलीवन अभी छोटी है, अभी डेवलपिंग एज में है। मैं कागज पर मेजरमेंट्स लिखकर बाद में दे दूंगा। इसी बीच मेरा कार्ड वापस ले लो। सब कुछ सेटल हो गया। प्राडा के दोनों कर्मचारी गार्डन रेजिडेंस से चले गए। लिटिलली काश मैं भी मिस्टर थॉमसन जितना एक्सीलेंट होता। बच्चे, मिस्टर थॉमसन का 1/5 हिस्सा भी काफी होगा। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा करने के लिए रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। व्हीकल टेस्ला मॉडल 3 हाई परफॉर्मेंस वर्जन परपैचुअल एनर्जी होस्ट के गैरेज में रख दी गई है। बाइंडिंग पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। मुझे अपनी जेब भारी महसूस हुई। मैंने हाथ डालकर कार की चाबी निकाली। वाकई ये एक टेस्ला की चाबी थी। मैं सोफे पर बैठकर सोचने लगा। परपैचुअल एनर्जी वर्जन का मतलब है कि चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, साक्षात परपैचुअल मोशन मशीन। अगर बूढ़े मेयर को इसके बारे में पता चलता तो वो शायद अपने ताबूत का ढक्कन हटाकर उठ बैठते। क्या ये उनके द्वारा दिए गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं है? मैंने इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ा, तब जाकर राहत मिली। परपैचुअल एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम चार्जिंग और बैटरी बदलने में मदद करेगा। मुझे पता था, हाई स्कूल की टेक्स्टबुक की नॉलेज गलत नहीं हो सकती। रिवर सिटी। डायना ली सोफे पर आराम से लेटकर फिल्में देख रही थीं और जैक थॉमसन की ओर देख रही थीं, जो झुंझलाहट में अपना सिर खुजला रहे थे। कुछ समझ आया? जैक थॉमसन ने रिकॉर्डिंग फिर से चलाई। हाथ फैलाते हुए उन्होंने सिर हिलाया। अभी भी नहीं। मुझे लगता है कि हमारे बेटे के एक्सप्लेनेशन में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे कान पहले ही पक चुके हैं। कल जैक थॉमसन को कॉल करने के बाद डायना ली को कुछ अजीब लगा था, लेकिन कॉल में उस लड़की की आवाज ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वो अभी गिरी हो या डरी हो। फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि गड़बड़ क्या है। बस फिल्म देखना जारी रखा। देखते हुए डायना ली के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। इस मेल लीड को देखो। इसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे परिवार से छुपाता है। गर्लफ्रेंड को मॉल में शॉपिंग कराने ले जाता है। जब माँ कॉल करती है तो गर्लफ्रेंड को चुप रहने के लिए कहता है। अगर उसकी माँ को पता चला तो वो क्या करेगी? शायद उन्हें कच्चा चबा जाएगी। जैक थॉमसन ने सिर हिलाया। अपना नजरिया देते हुए बोले, उसकी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसे शादी कराने की बहुत जल्दी है। डायना ली ने उन्हें घूर कर देखा। उनसे बहस करने में आलस आ रहा था। अगला सीन, फिल्म की फीमेल लीड अचानक मॉल के कोने में थी। अपनी माँ को देखा और डर के मारे चीख पड़ी। इस सीन ने डायना ली को दिल खोलकर हंसाया। वाकई दिलचस्प प्लॉट है। हाई रेटेड फिल्मों की अपनी वजहें होती हैं। वाइफ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो आवाज जानी पहचानी लग रही है? डायना ली ने अपने पति की ओर देखा। जैक थॉमसन ने अपने हाथ में कॉल रिकॉर्डिंग की ओर इशारा किया। अगर जिक्र न किया जाए तो ठीक है। सुनने के बाद डायना ली अचानक जाग उठी। वो आवाज, वो लहजा, वो एहसास सिर्फ सिमिलर नहीं है। जल्दी से फिल्म को रिवाइंड किया और कई बार सुना। ओल्ड जैक, क्या तुम किस्मत में यकीन करते हो? जैक थॉमसन चौंक गए और सिर हिलाया। बेशक मैं यकीन करता हूं। वाइफ, तुमसे मिलना नियति थी। डायना ली ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाईं। मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब है। ये फिल्म साफ तौर पर मुझे वार्निंग दे रही है। हमारे बेटे ने पक्का कुछ छिपाया है। कॉल में आवाज निकालने वाली लड़की हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड है। जैक थॉमसन ने अपना बड़ा पेट थपथपाते हुए खड़े होकर मुंह बनाया और चिल्लाए, वाइफ, हमारे बेटे ने पहले ही इतनी सफाई से सब समझा दिया है।
और तुम अब भी यकीन नहीं कर रही हो। तुमने फिल्मों को जुनून की हद तक देख लिया है और ईमानदारी से कहूं तो वो समुद्र के पास इतनी दूर है। तुम कैसे वेरीफाई कर सकती हो? डायना ली का चेहरा अचानक चमक उठा। ओह, सही बात है। क्यों न सीधे वेरीफाई किया जाए? मैं साफ साफ वेरीफाई करूंगी। वो फोन उठाने के लिए मुड़ी। इस वक्त जैक थॉम्सन को लगा कि उनकी पत्नी पागल हो गई है। तुम अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझती। अगर वो मानने को तैयार होता तो उसने कल की कॉल में ही मान लिया होता। डायना ली ने जैक थॉम्सन को घूर कर देखा। तुम्हें भला क्या पता? मैं सहेलियों को कॉल कर रही हूं, कल माजोंग नहीं खेल रही। जैक थॉम्सन दंग रह गए। फिर क्या? डायना ली के मुंह का कोना मुड़ा। बोस्टन में सरप्राइज इंस्पेक्शन अटैक के लिए जा रही हूं, शाम के 6:30 बजे। लीडर कॉरपोरेशन में सीईओ का ऑफिस। सुलिवन ने अपनी कनपटी मसली। आज दोपहर एक इमरजेंसी मीटिंग थी। इसकी वजह से उन डॉक्यूमेंट्स का ढेर जो खत्म हो जाना चाहिए था अभी भी लगा हुआ है। इतने मोटे डॉक्यूमेंट्स का कारण ये है कि वो कल के डॉक्यूमेंट्स भी काम करने के लिए साथ ले आई थीं। जैक थॉम्सन के पास समय बिताते हुए सोफी सुलिवन अकेले होने पर और भी ज्यादा चुलबुली हो गई थी। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए अपनी पिंक स्कर्ट पकड़ी। इस ढेर को खत्म करो, फिर कल छुट्टी रहेगी। इस तरह जैक थॉम्सन के पास जा सकूंगी। दिन के समय सीधे उसके घर में घुस जाऊंगी। उसके लव लेटर्स देखूंगी। वो बस यही करता है। लेकिन अब मुझे जैक थॉम्सन की बहुत याद आ रही है। सोफी सुलिवन ने गहरी सांस ली, अपनी तड़प को दबाने की कोशिश की और काम में डूबी रही। अचानक ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। सोफी सुलिवन रुकी, ऊपर देखा और जैक थॉम्सन को अपनी ओर सीधे आते हुए देखा, हाथ में दलिया और छोटे बंस लिए हुए। हालांकि वो अभी भी जाने पहचाने ऑफिस अटायर में था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी वाइफ को खाने से नहीं रोक सकता। मैं मुस्कुराया। सोफी सुलिवन की आंखें कोमल हो गईं, होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। क्या जैक थॉम्सन के पास कोई जादू है? मैंने अभी कहा कि मुझे उसकी याद आ रही है। वो पहले ही आ गया। गले मिलो। कौन सा वाला? सोफी सुलिवन ने प्यार से कहा और तुरंत मेरी कमर में हाथ डालकर गले लगा लिया। इस हग ने मुझे लगभग थका दिया। 10 मिनट बाद सोफी सुलिवन को हाथ छोड़ते और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने के लिए तैयार होते देख मैंने अपनी भौहें उठाईं और टेबल पर हाथ मारा। पहले खाना खाओ। सोफी सुलिवन ने मुंह बनाया। मुझे भूख नहीं है। मैं पहले से ही बहुत कम खाती हूं। काम में बिजी होने पर अक्सर डिनर बिल्कुल नहीं करती। इसकी आदत हो गई है। मैंने आह भरी और जल्दी से वे डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जिन्हें वो प्रोसेस कर रही थी। खाना खाओ, वरना मैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी फाड़ दूंगा। सोफी सुलिवन ने गुनगुनाते हुए अपना गोरा हाथ आगे बढ़ाया। मुझे सच में भूख नहीं है। इसे वापस दे दो। मैं इसे खत्म कर दूंगी। फिर हम बाहर टहलने जा सकते हैं। सोफी सुलिवन को ऐसा कहते देख मैं और क्या कह सकता था। मैंने दलिया और बंस टेबल पर रखे, उसे डॉक्यूमेंट्स वापस दिए और सोफी सुलिवन के सामने वाली कुर्सी पर धप से बैठ गया, बड़बड़ाते और आह भरते हुए। कितना मुश्किल है? सोफी सुलिवन चौंक गई। उसके पैर नीचे थोड़े हिल रहे थे। मैं पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मुश्किल है? मैंने कंधे उचकाए और उसकी ओर इशारा किया। वाइफ, तुम्हें अपने घर ले जाना वाकई मुश्किल है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी माँ बहुत सख्ती से मैनेज करती हैं। उनकी नज़र में दिन में 3 बार खाना कभी मिस नहीं होना चाहिए। खासकर यंग लोगों के लिए एक भी मील मिस करने का मतलब है कि बाद में बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। कौन सा सासू माँ हफ्ते में एक बार बहू को संभालती हैं? बोलते बोलते मैंने ओट मिल्क दलिया के कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया, इस एक्सप्रेशन के साथ कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगा। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सोफी सुलिवन ने यह सुनकर अपनी आंखें फैला दी। आंटी इसे भी मैनेज करती हैं? तो बचपन से ही जैक थॉम्सन ऐसे माहौल में पला बढ़ा है। कोई हैरानी नहीं कि बॉयफ्रेंड की आदतें इतनी अच्छी हैं। पता चला कि उसके पास एक कोमल और विचारशील माँ है। माँ इतनी अच्छी तरह से देखभाल कर रही हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। सोफी सुलिवन फुर्तीली और तेज निकली। उसने तुरंत दलिया और बंस पकड़ लिए। बिना एक शब्द बोले खाना शुरू कर दिया। मेरे मुंह का कोना ऊपर मुड़ गया। नहीं खा रही थी ना लिटिल सुलिवन? चलो देखते हैं कि मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। मेरी नजरों के सामने पहली बार सोफी सुलिवन ने दोनों चीजें पूरी तरह खत्म की। मैंने उसे हल्की डकार लेते देखा। मैंने चुपके से सिर हिलाया। लगता है उसका पेट भर गया है। अच्छा है। सोफी सुलिवन थोड़ा शर्मा गई। मैंने अभी जैक थॉम्सन के सामने डकार ली। कितना शर्मनाक है। ऊपर देखते ही मुझे फिर मुस्कुराते हुए देखा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं सोच रहा था तो परियां भी डकार लेती हैं। मेरी फ्लर्टिंग लाइन्स हमेशा प्रोफेशनल होती हैं। इस वक्त सोफी सुलिवन को ऐसा लगा जैसे उसने शहद निगल लिया हो। उसने मुझे एक मदहोश कर देने वाली नज़र से देखा। अपना शर्माता हुआ चेहरा छिपाने के लिए सिर नीचे कर लिया। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना जारी रखा। 8:30 बज गए।
आखिरकार सोफी सुलिवन ने काम खत्म किया। उसकी एफिशिएंसी सच में कम थी क्योंकि मेरे पास होने की वजह से वो काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मैंने हल्का सिर हिलाया। मेरा इंतजार करो, पहले मुझे इस बॉस को खत्म करने दो। मेरी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। दोनों हाथ लगातार चल रहे थे। ये सबसे जरूरी बॉस फाइट का मोमेंट था। सोफी सुलिवन अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई। वो धीरे से मेरे पीछे आई, कुछ देर देखती रही, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पाई। बॉस खत्म हो गया, रिवॉर्ड्स मिल गए। मैंने गेम बंद किया, फोन जेब में रखा। आखिरकार काम खत्म हुआ। वाइफ, चलो घर चलते हैं। सोफी सुलिवन ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया। हाँ, आज हम सिर्फ पैदल घर जा सकते हैं। कंपनी आने के लिए डैड ने मुझे ड्रॉप किया था। मैं गाड़ी नहीं चलाकर आई। मैंने अपनी भौहें उठाईं। मुस्कुराते हुए हाथ में कार की चाबियां हिलाईं। मैं गाड़ी चलाकर लाया हूं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की नई कार दिखाता हूं। सोफी सुलिवन दंग रह गई। मुझे वाकई पहले ही कार मिल गई है। वो टेस्ला की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सोफी सुलिवन को लगा कि ये कार सच में बहुत कंफर्टेबल है। उसे अपनी मासेराती से भी ज्यादा स्मूथ लग रही थी। मेरे छोटे बॉयफ्रेंड का टेस्ट वाकई अच्छा है। मैं तुम्हारी पैसेंजर सीट पर बैठने वाली पहली इंसान हूं ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं। सोफी सुलिवन ने गुस्से में मुंह बनाया। इस जन्म में मैं इस दुष्ट जैक थॉम्सन के लिए पहली नहीं हूं। तुम मेरी पैसेंजर सीट पर बैठने वाली पहली इंसान हो। ये कुछ हद तक स्वीकार करने लायक था, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। मैं सोफी सुलिवन को सीधे स्वान लेक विला डिस्ट्रिक्ट ले गया। वही पार्किंग स्पॉट जो कल था, वही दो लोग जो कल थे। लेकिन इस वक्त सोफी सुलिवन का बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। तुमने आज जो गेम खेला उसका नाम क्या है? सोफी सुलिवन हर वो चीज समझना चाहती थी जो मुझे पसंद थी, ताकि वो भी उसे पसंद कर सके। थंडर हैमर डिसेंडिंग। ऑनलाइन गेम का नाम सुनने में बहुत अजीब लगता है। एक बार फिर सोफी सुलिवन की जानकारी के दायरे से बाहर की बात थी। ऑनलाइन गेम क्या होता है? मैंने गहरी सांस ली, फिर समझाया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा गेम है जहां आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप उतने ही पावरफुल होंगे। उदाहरण के लिए, जिस बॉस से मैं अभी लड़ा, अगर मैं उस पर 10 मिलियन खर्च करता तो उसे हराने का समय कई गुना कम हो जाता। इक्विपमेंट ड्रॉप्स भी बेहतर होते। सोफी सुलिवन धीरे से मुस्कुराई। तो ऐसी बात है। उसने गेम का वर्जन चेक करने के लिए मेरा फोन ले लिया। इसी बहाने मेरा गेम अकाउंट भी याद कर लिया। मेजर मिशन पूरा हुआ। घर जाकर तुरंत रिसर्च करूंगी। फिर मैं जा रहा हूं। सोफी सुलिवन ने टटोला। असल में वो अभी भी कुछ शरारत करना चाहती थी। हाँ, जाओ। मैंने हाथ हिलाया। सोफी सुलिवन ने गलत महसूस करते हुए मुंह बनाया। मेरा छोटा बॉयफ्रेंड मुझे फिर से कोई मौका नहीं दे रहा है। अचानक मैंने धीमी आवाज में पुकारा, वाइफ, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। वहां सड़क पर एक नंगा आदमी दौड़ रहा है। सोफी सुलिवन ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। बिना कुछ पहने नंगा। ये 21वीं सदी है और अभी भी ऐसे लोग हैं। कोई शर्म ही नहीं है। उसने अपनी आंखें बहुत कसकर बंद कर लीं, इस डर से कि कहीं कुछ ऐसा न देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए। और मैंने इस वक्त चुपचाप अपनी सीट बेल्ट खोली और सोफी सुलिवन के कान के पास झुक गया। कल रात शुरू किया था और आज रात अभी से जाना चाहती हो। वाइफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई शाकाहारी हूं? आवाज कोमल लेकिन जादू से भरी थी, जो सोफी सुलिवन के कान में गूंज रही थी। अगले ही पल मैंने उसके होठों की मिठास चख ली। स्वान लेक घर पहुंचते ही सोफी सुलिवन लाल चेहरे के साथ सीधे ऊपर भागी। अपने कमरे में जाके बैग फेंका, पायजामा बदला और शर्म से लाल होकर अपना सिर जोर से कंबल में घुसा लिया। उसके कानों में अभी भी मेरी कोमल आवाज गूंज रही थी, जैक थॉम्सन वाकई दुष्ट है, जानबूझकर मुझे धोखा दिया, मुझे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और फिर मेरे साथ शरारत की। वो मेरा पहला किस था जिसे मैंने 20 साल से संभाल कर रखा था। वो ऐसा सोच रही थी, लेकिन सोफी सुलिवन ने अनजाने में ही अपने होठों को चाटा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीठा स्वाद अभी भी वही है। अभी वाले उस एहसास को याद करके उसे झुंझुनी और खुजली सी महसूस हुई। वो धीरे से गुनगुनाई। जितना ज्यादा वो सोचती उतनी ही शर्मिंदा होती। उसने अपना सिर कंबल में और गहरा घुसा लिया। बेड पर 2 छोटे पैर आगे पीछे मार रही थी। आधे घंटे बाद ही वो उठकर बैठी। धीरे से बेड से नीचे कूदी, टेबल पर रखी छोटी प्रॉपर्टी डीड बुक उठाई और लाल इंक वाले पेन से 3 लाइनें लिखीं। मिस्टर थॉम्सन का किस इंसान को जाने नहीं देता। हैरान करने वाला और आनंददायक भी, पूरी लाइफ के लिए चखना चाहती हूं। 17 सितंबर की रात याद रखना। सोफी सुलिवन की आंखों में एक चालाकी भरी चमक चमकी। अपने लाल होंठ सिकोड़ते हुए वो चुपके से गुनगुना रही थी, जैक थॉम्सन, बस तुम रुको, कल मैं किस वापस करूंगी। सोफी सुलिवन धीरे से गुनगुनाई। असली पुरुषों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैक थॉम्सन ने मुझसे किस चुराने की हिम्मत की?
तो फिर मुझे 2 बार वापस किस करने की सजा मंजूर करनी होगी, वरना मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। गार्डन विला डिस्ट्रिक्ट। स्टीवन जैंग मेरे दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, इंतजार करता रहा। लगभग मांग जैंग बन गया। आखिरकार उसने मुझे धीरे धीरे वापस आते देखा। मिस्टर थॉम्सन, आप आखिरकार वापस आ गए। मैंने स्टीवन जैंग के एक्साइटेड चेहरे की ओर देखा। मेरे मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? आज रात या कल सुबह, ठीक है। इतनी देर? क्या तुम्हारी वाइफ को चिंता नहीं होती? स्टीवन जैंग एक गोल्ड लेवल सेल्समैन है। बोलने की काबिलियत में उसे बेहद कुशल कहा जा सकता है। मुझे यकीन है कि वो चिंतित नहीं है। बस इतनी देर हो गई, मुझे चिंता थी कि मिस्टर थॉम्सन का अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। मैं थोड़ा दंग रह गया। धिक्कार है, मुझे इस तरह के ईमानदार लोग पसंद हैं। मैंने स्टीवन जैंग का कंधा थपथपाया और मंजूरी में सिर हिलाया। यह मुंह वाकई काबिले तारीफ है। अंदर आ जाओ। बस तुम अकेले हो? मैंने शक के साथ पूछा। अब जाकर नोटिस किया कि आज बाहर सिर्फ स्टीवन जैंग ही था। मैंने स्टीवन जैंग को ओवर बुलाया क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी। वो लग्जरी अपार्टमेंट इस तरह हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये बहुत बड़ी बर्बादी है कि कौन सी ब्रोकरेज कंपनी भाग गई। मुझे अभी भी याद नहीं आया है, लेकिन डूबने के डर से कोई समुद्र किनारे सीपियां चुनना नहीं छोड़ देता। सही बात है। इसलिए आज मैंने स्टीवन जैंग को रेंटल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने में मदद के लिए बुलाया। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि घर काफी ज्यादा हो सकते हैं। उसे किसी को साथ लाने के लिए भी कहा था। मिस्टर थॉम्सन, चिंता मत कीजिए। बस चाबियों का एक गुच्छा और एक प्रॉपर्टी डीड है। मैं ये सब अकेले संभाल सकता हूं। मैं हंसा। तुम्हें किसने बताया कि ये सिर्फ एक यूनिट है? स्टीवन जैंग ने भौहें ऊपर उठाईं। थूक गटका। उसे पिछली बार का मेरा 30,000 बोनस देने वाला अंदाज याद आ गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि मिस्टर थॉम्सन जैसे इंसान के पास कई अपार्टमेंट होना नॉर्मल बात है। मिस्टर थॉम्सन, निश्चिंत रहिए। अगर मैं इसे अकेले नहीं संभाल पाया तो मैं अपना सिर काट दूंगा। स्टीवन जैंग ने मन ही मन सोचा। ज्यादा से ज्यादा मिस्टर थॉम्सन के पास 10 घर, 10 डीड और 10 चाबियां होंगी। हालांकि काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा सकता है। फिर मैं स्टीवन जैंग को अपने बेडरूम में ले गया। अपनी परफॉर्मेंस शुरू करो। मुझे भी जरा दुनिया देखने दो कि तुम इसे कैसे संभालते हो। मैंने स्टीवन जैंग की तरफ भरी नजरों से देखा। मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो है अचानक छाई खामोशी। स्टीवन जैंग अपनी जगह पे जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने प्रॉपर्टी डीड का पहाड़ खड़ा कर दिया गया हो, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं और वो हकलाने लगा। मिस्टर थॉम्सन, आपके पास असल में कितने घर हैं? मैंने खिड़की के सामने वाली लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वो पूरी बिल्डिंग मेरी है। उस पल स्टीवन जैंग को लगा जैसे जमीन और आसमान घूम रहे हों और उस पर बिजली गिर गई हो। वो लगभग फर्श पर बैठ ही गया था। मिस्टर थॉम्सन की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पर कौन देता है? उसे संभलने में आधा दिन लग गया। स्टीवन जैंग ने अपनी नाक खुजलाई। मिस्टर थॉम्सन, मैं सच में इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। मैंने किचन की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, वहां चाकू रखे हैं, अपना सिर खुद ही काट लो। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करूंगा, बस सिर छोड़ दो और चले जाओ। स्टीवन जैंग समझ गया कि मैं मजाक कर रहा हूं। आखिरकार मैंने सब कुछ रखने के लिए दूध के एक पुराने कार्टन का इस्तेमाल किया। मेरा घर छोड़ते समय स्टीवन जैंग को लगा कि ये दुनिया थोड़ी पागल हो गई है। 10 साल से ज्यादा काम करते हुए ये पहली बार था। वो प्रॉपर्टी डीड से भरा पूरा बॉक्स लेकर जा रहा था। शाम का समय। लिटिल सोफी के साथ हमेशा की तरह वही प्यारे पल। चेक इन का सिलसिला जारी रहा। सुबह के 6 बजे अलार्म बजा। मैंने फोन टटोला। सबसे पहले सोफी सुलिवन को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। हाथ मुंह धोने के बाद मैं तुरंत थंडर हैमर डिसेंडिंग में लॉगिन कर गया। धिक्कार है, इस ऑनलाइन गेम के लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, टॉर्चर। मेरे खूबसूरत सपने में खलल डालने की हिम्मत। ठीक 6:30 बजे। मैं सिर्फ एक गोल के लिए जल्दी उठा था, स्वान लेक कंस्ट्रक्शन। सोफी सुलिवन ने उनींदी आंखों से अपनी आंखें खोली। फोन के वाइब्रेशन से वो भी जाग गई थी। जाहिर तौर पर वो खुश नहीं थी, लेकिन जब फोन खोला तो उसे मेरी तरफ से 2 मैसेज दिखे। गुड मॉर्निंग डियर वाइफ, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना याद रखना। मैं थोड़ी देर गेम खेलने जा रहा हूं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। काले बादल छंट गए। आसमान साफ और उजला हो गया। अचानक सोफी सुलिवन को याद आया, कल रात मैं किस में इतनी खो गई थी कि इस गेम पर रिसर्च करना ही भूल गई। सोफी सुलिवन का मुझे गेम खेलते समय डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार छोटा बॉयफ्रेंड अभी गेम में एंट्री ही कर रहा होगा। उसने टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। वो बेड पर एक आलसी बिल्ली की तरह सिमट कर लेट गई। टिंग। थंडर हैमर डिसेंडिंग डाउनलोड हो गया। सोफी सुलिवन ने एक्साइटेड होकर तुरंत गेम खोला। मैं जेक थॉम्सन के साथ खेलने के लिए ये गेम सीखूंगी।
लेकिन आधे घंटे बाद सोफी सुलिवन पूरी तरह हार मान गई। ये क्या है? हथौड़े से जुड़ा वह घेरा, उसे कैसे हासिल करें? डंजन क्या होता है? इस गेम में बॉस से लड़ना। यहां तक कि बीयू भी सोफी सुलिवन के सवालों का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज थी, ये गाइड में नहीं था। 7 बजे बज गए। सोफी सुलिवन ने ऑफिशियली ये गेम खेलने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं रही। उसे एक बात पता चली, आज एक स्पेशल रिचार्ज इवेंट है। हाईएस्ट लेवल $100,000 है। इसमें सबसे रेयर स्पेशल रिंग और कई दूसरे खजाने मिल सकते हैं। बस $100,000। इतना महंगा भी नहीं है। मैं छोटे बॉयफ्रेंड के साथ गेम नहीं खेल सकती। मुझे सच में बुरा लग रहा है। उसे एक छोटा सा गिफ्ट देकर इसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना? सोफी सुलिवन के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। वो रिचार्ज करने की तैयारी करने लगी। आधे घंटे बाद सोफी सुलिवन पूरी तरह पागल हो गई। आह, रिचार्ज आखिर करना कैसे है? वो इस गेम में पूरी तरह कंफ्यूज लग रही थी। पहली बार उसे लगा कि वो सच में बेवकूफ है। सोफी सुलिवन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे उसने मेरी ली को किचन में ब्रेकफास्ट बनाते देखा और पूछा, मॉम, डैड कहाँ हैं? कल रात दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गए थे। बिना कपड़े बदले ही घर आ गए और बस सो गए। अभी तक नहीं उठे हैं। सोफी सुलिवन ने भौहें सिकोड़ी। डैड फिर से पी रहे हैं और लगभग 8 बजे बज रहे हैं। अभी तक नहीं उठे। सोफी सुलिवन मुड़ी और सीधे पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम की तरफ भागी। दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसी। गुस्से भरी आंखों से थॉमस सुलिवन को बेतहाशा सोते हुए देखा। बैंग! गुस्से में टेबल थपथपाई, फिर भी वो नहीं उठे। थॉमस सुलिवन अभी भी सपना देख रहे थे, 2 पोते पोतियों को मॉल में शॉपिंग कराने ले जाने का सपना, सब कुछ खरीदना। 2 पोते पोतियां दादाजी को शहद जैसा मीठा पुकार रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उनकी प्यारी बेटी की ठंडी चीख ने उन्हें नींद से जगा दिया। पूरा शरीर कांप उठा। सुलिवन, क्या बात है? अभी भी नींद भरी आंखें मल रहे थे। थॉमस सुलिवन को वाकई समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर मेरी ली होती तो उन्हें अजीब नहीं लगता, लेकिन ये सुलिवन थी जो उन्हें जगा रही थी। हालांकि इस जन्म में वो पिता हैं, लेकिन उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। सोफी सुलिवन ने अपने डैड के बिखरे बालों की ओर देखा, नफरत से कहा, मैं आपको $100,000 ट्रांसफर कर रही हूं। थॉमस सुलिवन और भी दंग रह गए। पैसे किस लिए ट्रांसफर कर रही हो? हे भगवान, उसकी बेटी को क्या हो गया है? दिमाग पहले से ही शराब के असर में था। वो तुरंत पूरी तरह होश में आ गए। अब वो बेहद चौकन्ने थे। सुलिवन, डैड को बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम डैड को डरा रही हो, साथ ही बेवकूफ भी महसूस करा रही हो। सोफी सुलिवन ने अपनी आंखें घुमाई, भौहें सिकोड़कर कहा, डैड, पैनिक मत होइए, मैं समझाने ही वाली हूं। डैड, ये देखिए, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। गेम थंडर हैमर डिसेंडिंग में $100,000। थंडर हैमर डिसेंडिंग। थॉमस सुलिवन ने थूक गटका। ये नाम उनके लिए कान के पास बिजली कड़कने जैसा था। कल रात दोस्तों के साथ ड्रिंक करते वक्त उनके 2 दोस्त, जो पहले से ही अरबपति हैं, खाना खाते समय भी फोन पकड़े हुए थे और मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे। उनके मुंह से बस यही निकल रहा था, छोटा हथौड़ा 80, बड़ा हथौड़ा 120। थॉमस सुलिवन को तब समझ नहीं आया था, क्या वे सब भी यही खेल रहे थे? इस गेम में ऐसा क्या है जो सब इसके दीवाने हैं? इधर लाओ डैड, देखते हैं। थॉमस सुलिवन ने फोन लिया। बहुत ही यूथफुल ग्राफिक स्टाइल था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि सुलिवन को ऐसा गेम क्यों पसंद आएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अकाउंट देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। JC 19,981,021। JC यानी जैक थॉम्सन। पीछे साफ तौर पर जैक थॉम्सन का बर्थडे था। थॉमस सुलिवन को सब समझ आ गया। अच्छा, तो ये बात है। सुलिवन, डैड अभी इसे संभाल लेंगे। इतना बोलते ही सोफी सुलिवन संतुष्ट हो गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसने तुरंत इंस्टाग्राम खोला और जैक थॉम्सन के मैसेज का रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग मेरे छोटे बॉयफ्रेंड, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। फोन वापस रखते हुए सोफी सुलिवन आंखें सिकोड़कर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। मास्टर बेडरूम में थॉमस सुलिवन कॉल कर रहे थे। जो अकाउंट मैंने भेजा है उसे देखा? गेम का नाम थंडर हैमर डिसेंडिंग है। इसमें कुछ पैसे रिचार्ज कर दो। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी धीरे से हंसा। चेयरमैन सुलिवन को भी थंडर हैमर डिसेंडिंग की लत लग गई। कितना रिचार्ज करना है? थॉमस सुलिवन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। 100,000 शायद थोड़ा कम हो। अचानक उनका चेहरा खिल उठा। आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूं, हमेशा दूसरों को चूना लगाता हूं। मैं किसी और बिजनेसमैन से चूना कैसे खा सकता हूं? रुको, चेक करो कि ये गेम किस कंपनी का है। उस कंपनी को खरीदने में कितना लगेगा? सेक्रेटरी ने तुरंत रिसर्च शुरू की। 2 मिनट बाद एक निराश आवाज आई, चेयरमैन सुलिवन, उस कंपनी का पता नहीं चल रहा है, काफी मिस्टीरियस लग रही है।
थॉमस सुलिवन ने आह भरी। शायद किसी बहुत बड़ी कॉरपोरेशन का गेम होगा। हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, तो फिर पहले बस 1 मिलियन रिचार्ज कर दो। आधे घंटे के अंदर पूरा करने की कोशिश करना। सेक्रेटरी ने थूक गटका। सीन, गार्डन विला डिस्ट्रिक्ट। मैंने अभी अभी कंस्ट्रक्शन मिशन पूरा किया था। मैं सोच ही रहा था कि मिस सुलिवन का मैसेज आया कि उन्होंने सरप्राइज तैयार किया है। मैंने सोचा था कि रिवॉर्ड्स बांटने के बाद गेम से एग्जिट करके सोफी सुलिवन से चैट करूंगा, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी मेरे मुंह से गाली निकल गई। सत्यानाश! मेरा अकाउंट हैक हो गया। मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में इनगॉट्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक 6480 इनगॉट्स रिचार्ज किए हैं। नया मेल रिचार्ज रिवॉर्ड। बधाई हो, आपने कुल $100,000 का रिचार्ज किया है। मैं पूरी तरह दंग रह गया, लेकिन इनगॉट्स का बढ़ना बंद नहीं हुआ। ये 20 मिनट तक चलता रहा। आखिरकार अकाउंट में इनगॉट्स 10 मिलियन तक पहुंच गए। मैंने सिस्टम खोला। सिस्टम, क्या तुम समझा सकते हो? होस्ट, निश्चिंत रहें, नॉर्मल रिचार्ज डिटेक्ट हुआ है। मैंने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा है तो किसी और ने गलती से रिचार्ज कर दिया होगा। मैंने आंखें सिकोड़ी और सोफी सुलिवन के साथ चैट खोली। मेरे थंडरहैमर डिसेंडिंग में जो 10 मिलियन इनगॉट्स आए हैं, क्या वो तुमने रिचार्ज किए हैं? दूसरी तरफ सोफी सुलिवन शैतानी से हंसी। आखिरकार मुझे रिप्लाई दिखा, हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज। अब तो तुम बहुत पावरफुल हो गए होगे ना? सोफी सुलिवन को एक्सचेंज रेट्स का कोई अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि 100,000 में 1 मिलियन इनगॉट्स मिल गए। किसे पता था? असल में थॉमस सुलिवन ने मेरे लिए 1 मिलियन रिचार्ज किए थे। मैं सिर्फ पावरफुल नहीं हुआ था, मैं तो सर्वर का टॉप 1 बनने वाला था। बचपन से ही मैं एक असली स्टडी चैंपियन रहा हूं। बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं और मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी काफी स्टडी की है। लेकिन इस पल मैं मानता हूं कि मैं एक्साइटेड हूं, मैं रोमांचित हूं, मैं खुश हूं। मुझे उड़ने जैसा महसूस हो रहा है। क्यों? बेशक सिर्फ इसलिए नहीं कि सोफी सुलिवन ने मेरे लिए 10 मिलियन इनगॉट्स रिचार्ज किए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने रिचार्ज की उस स्पीड के बारे में सोचा। मैं खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। मिस सुलिवन के हाथ वाकई बहुत तेज हैं। पक्का हर कोई जानता है कि तेज हाथों वाली गर्लफ्रेंड होने का क्या फायदा है। बस मुझे नहीं पता था, वो तो थॉमस सुलिवन का सेक्रेटरी था, जिसने लोगों के एक ग्रुप को काम पर लगाया था। पूरा ग्रुप सुबह अपना काम छोड़कर उस स्पीड से रिचार्ज करने में जुटा था। मिस सुलिवन, आज सुबह गेम खेलने का आनंद लें। मैं दोपहर में आपसे मिलने आऊंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वापस मैसेज आया, मेरे घर आ जाओ। सोफी सुलिवन पूरी तरह एक्साइटेड थी। वो शैतानी से हंसी। दरवाजे पर खूबसूरत वाइफ। सिर्फ बेवकूफ ही मना करेंगे, है ना? मैंने एक ओके स्टिकर भेजा। फिर अकाउंट में सारे इक्विपमेंट रीऑर्गेनाइज करने लगा। बस यही कह सकता हूं कि पैसा होना वाकई बहुत अच्छी बात है। गेम खेलने का मजा और भी बढ़ जाता है। दोपहर के 12 बजे मासेराती धीरे से गार्डन रेजिडेंस पर रुकी। सोफी सुलिवन को मेरा घर नंबर भी मिल गया था। जब मैंने दरवाजा खोला और सोफी सुलिवन को देखा, उस पल मैं अनजाने में जम गया। ओह, आज मेरी वाइफ वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। सिंपल ब्लैक टी शर्ट और जीन्स आइस माउंटेन सीईओ सोफी सुलिवन पर बहुत जच रही थी। ऊपर से परफेक्ट पॉनीटेल हेयर स्टाइल एक स्कूल गर्ल जैसा फ्रेश लुक दे रहा था और एक हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। सोफी सुलिवन शरारत से मुस्कुराई और तुरंत मेरे घर में घुस गई। उसकी आंखें चमक उठीं। इतना साफ, क्या ये वाकई किसी लड़के का घर है? तुरंत सोफी सुलिवन एक जिज्ञासु लड़की में बदल गई। मेरे घर की हर चीज में उसे दिलचस्पी थी। बाएं देखना, दाएं देखना, चीजों को छूना और तारीफ करना। फिर उसने पूछा, हे जैक थॉम्सन, ये फूलों का गमला बहुत खूबसूरती से खिल रहा है। क्या तुम इसे रोज पानी देते हो? ओह, यहाँ तो बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। कितने प्यारे हैं मेरे छोटे बॉयफ्रेंड। तुम्हारा कमरा इतना साफ क्यों है? धीरे धीरे घुसपैठ करते हुए सोफी सुलिवन मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। उसने कई गहरी सांसें लीं, होंठ सिकोड़े, फिर भौहें चढ़ाकर मेरी ओर देखा। यहाँ इतनी अजीब सी महक क्यों आ रही है? कैसी अजीब महक? आसमान और जमीन गवाह हैं। मैं रोज नहाता हूँ, खिड़कियां टाइम पर खोलता हूँ, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली। कोई अजीब महक नहीं थी। कैसी महक? सोफी सुलिवन ने शरारत से अपने होंठ हल्के से चाटे। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। ये तुम्हारी हल्की सी खुशबू है। मैंने राहत की सांस ली और बेड पर धप से बैठ गया। वाकई, कुत्तों की नाक बहुत सेंसिटिव होती है। सोफी सुलिवन ठिठक गई। कुत्तों की नाक तो नेचुरल तौर पर सेंसिटिव होती ही है, वरना क्यों? इतने सारे सर्विस डॉग्स? फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां भींच लीं और मुझे घूरने लगी। जैक थॉम्सन, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? अब मैं सच में नाराज हूं। सोफी सुलिवन का वो लाल चेहरा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत झपट्टा मारा और सही मौके का इंतजार करते हुए अपने गाल की तरफ इशारा किया। क्या एक किस चाहिए? सोफी सुलिवन धीरे से गुनगुनाई।
कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके होंठ बहुत ईमानदार थे जो मेरे गाल पर टिक गए। फिर वो गर्व से दूसरी तरफ मुड़ गई। हनी ट्रैप अभी भी असरदार है। मैं पहले जितनी नाराज नहीं हूं, लेकिन अभी भी नाराज हूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे दही का एक डिब्बा दिया। तो नाराजगी पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या करना होगा? सोफी सुलिवन की आंखें हंसी से झुक गईं। वो इसी जुमले का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया। असल में बहुत सिंपल है। मुझे तुम्हारे लव लेटर्स देखने हैं। इस पल सोफी सुलिवन ने अपना असली रूप दिखाया। मैंने हाथ हिलाकर उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। टेबल के नीचे से एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला। ऊपर ढके हुए कपड़े को हटाया। अपने पैर से उसे उसकी तरफ खिसका दिया। मुझे लगा कुछ बड़ी बात होगी। देखो, सब यही है। सोफी सुलिवन की आंखें चमक उठीं। इतने सारे? इस कार्डबोर्ड बॉक्स में तो शायद पूरा इंसान समा जाए। उसने थूक गटका, थोड़ा नीचे झुकी, 2 कागज निकाले और फिर और भी दंग रह गई। अभी तक इनकी सील भी नहीं हटाई गई है। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। हाँ,